अच्छा जी, तो मैं बता रहा था कि चैप्टर 4 आज हम करने लगे हैं, इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और मैं एक अच्छे कैंडिडेट की निशानी ये बता रहा था कि कहते हैं ना कि भाई एकेडमी जाके क्या फायदा होता है। आजकल तो ऑनलाइन का कल्चर बहुत ज्यादा आम हो गया और हमें नजर आ रहा है कि एकेडमी से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन हमें नजर आ रहे हैं। और ये चीज जो है, कर दूं जरा सबको। जैसी ये चीज स्टार्ट हुई थी ऑनलाइन आने वाली, तो मैं तो इसको बहुत प्रेफर करता था। मतलब क्यों बंदा तैयार हो, गाड़ी निकाले, गाड़ी का फ्यूल जाया करे, एकेडमी जाए, वहां पे बंदा, ठीक है आप 1 घंटे का लेक्चर ले, उसमें 20 मिनट की बातें समझ आए, 10 मिनट समझ आए, बाकी समझ ना आए, और फिर वापस आए और फिर सारा मतलब आपने गेम तो वही 20 मिनट किया और उसके लिए आपने 3 घंटे लगा दिए। तो खैर, पहले भी लेकिन एकेडमीज का यही पर्पस था, और अभी ऑनलाइन एकेडमीज का भी एक अच्छी कैंडिडेट के लिए ये पर्पस होना चाहिए कि वो जो टॉपिक पढ़ रहा है वो पास्ट पेपर्स में किस तरह पूछा गया है, और मुझे उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो है ना वो कवर करने चाहिए, और वो सिलेबस में किस तरह पूछा गया है, और कौन कौन से एस्पेक्ट्स उसके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो 2 स्लाइड्स होती है ना मेरी हर लेक्चर से पहले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड्स होती हैं। मैं अगर स्टूडेंट होता और मुझे क्या नाम है, एक पूरे लेक्चर की 1 1.5 घंटे या 2 घंटे के लेक्चर में अगर मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना होता ना, मैं इन 2 चीजों पे फोकस करता हूँ कि ये टॉपिक जो हम पढ़ने लगे ये सिलेबस में कहाँ लाया करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये पास पेपर्स में किस तरह पूछा गया है। क्योंकि आपको ऑनलाइन लेक्चर्स जो है ना, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे आज हम कल्चर और सिविलाइजेशन की डेफिनेशन समझेंगे, मुझसे बहुत बेहतर डेफिनेशन समझाने वाले आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप मतलब यूट्यूब लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे आपको टीचर्स मिलेंगे जो जिनका शायद इन टॉपिक्स में मास्टर्स हुआ हुआ होगा। उन्होंने पूरे पूरे सब्जेक्ट्स इन टॉपिक्स पे पढ़े होंगे। उन्होंने शायद, कुछ लोगों ने तो बहुत मतलब आजकल तो हर चीज में पीएचडी हो रही है, पीएचडी की हुई होंगी, ठीक है। लेकिन एक तो आपने ये सीखना है कि आपने रुकना कहाँ है, ठीक है। और वो आप कैसे सीखेंगे, वो आप सिलेबस को समझ के सीखेंगे, और वो आप सीखेंगे कि पास्ट पेपर में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको कैसे लिमिट करना है, ठीक है। तो आपको मुझसे ज्यादा इजी एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाएंगी, और मैं कहूंगा कि आप जरूर रेफर किया करें मेरे लेक्चर्स के अलावा दूसरी चीजों को, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। एंड में टाइम नहीं होगा, फिर बंदे के पास यही लास्ट रिजॉर्ट होता है कि यार चलो जो टीचर पढ़ा रहा है उसी को पढ़ा, और फिर एग्जाम में जाके उसी की मदद से पेपर दे दिया। अच्छा, तो कहने का मैं फिर से वही बात रिपीट करता हूँ, आपको मुझसे आसान समझाए हुए लेक्चर्स मिल जाएंगे, बेहतर क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये डिसाइड करना है, इवन बाकी सब्जेक्ट्स की जब आप तैयारी करें तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने रुकना कहाँ है और कहाँ से क्या गेन करना है, और क्वालिटी मटेरियल को पहचानने की जो सलाहियत है ना वो खुद में डेवलप करना, ठीक है। अच्छा, चले हम लोग बिल्कुल पास्ट पेपर प्लस सिलेबस, ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो, और ये एक दफा स्किल डेवलप हो जाए ना, तो बाकी सब्जेक्ट्स में आप ये स्किल खुद ही आजमा सकते हैं, ठीक है। मैंने जो एक एकेडमी ज्वाइन की भी थी, मतलब फीस मैंने 4 महीने की दी थी, लेकिन गया मैं शायद 20 30 दिन था, ठीक है, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, मेरे लिए वैसे ही मुश्किल था। बस मैंने जो स्टार्ट की क्लासेस होती थी ना वो मैं ले लेता था, जहाँ ये चीज, एक आध टीचर तो बहुत अच्छे थे जिनकी एक्सप्लेन मतलब बहुत बेहतरीन वो पढ़ाते थे, उनकी बातें समझ आती थी। मतलब वो बहुत कोई ज्यादा क्वालिटी कंटेंट शायद, मतलब क्वालिटी भी होती थी उनके लेक्चर्स में, लेकिन उनके समझाने का तरीका बहुत अच्छा था। मतलब वो जब उनकी क्लासेस में लेता था उसके बाद जब मैं खुद पढ़ता था तो मुझे चीजें समझ आ रही होती थी। तो ऐसे कोई टीचर्स थे जिनकी मैंने शायद पूरी पूरी क्लासेस ली हूँ, लेकिन वरना बाकी जो है ना, मैंने स्टार्ट की क्लासेस ली जब मुझे समझ आ गया कि भाई किस तरह सिलेबस है, किस तरह जो है वो पास पेपर्स हैं, फिर आगे।
सेल्फ स्टडी ही की, और मेजॉरिटी कैंडिडेट्स इसी तरह करते हैं। मतलब आपको सिर्फ अगर आप अकेडमी पे रिलाय करेंगे या किसी भी टीचर पे रिलाय करेंगे तो चांसेस आपके शायद उतने ज्यादा ब्राइट ना हो, जब आप कंपेयर टू अगर आप खुद जो है ना सेल्फ स्टडी करके अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, अपनी सारी चीजें करेंगे। चलिए हम अब टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर 4 है हमारा। ये पास्ट पेपर्स में बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया। ये है कि इसके जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कुछ सालों में पूछे गए हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सारे नहीं। और सिर्फ 2016 में जो है ना वो ये जो मेन टॉपिक है मीनिंग्स एंड वाइटल एलिमेंट्स पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, और छोटा चैप्टर है। इस पे हम करेंगे क्या, ये जो इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, मीनिंग्स एंड वाइटल एलिमेंट्स, ये मैं आपको अभी इस लेक्चर में करा दूंगा आज। रोल ऑफ सिविलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड कम्युनिटी, इस पे हम थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे आज ही के लेक्चर में, तो ये वाला भी कवर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, इसी तरह जब हम आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, तौहीद, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, डिग्निटी ऑफ मैन, तो ये पहले मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट पेपर में कहाँ कहाँ कितनी दफा पूछा गया है, किस किस तरीके से पूछा गया है। और इसको मैं आपको ना इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखें इक्वालिटी है, इक्वालिटी पे मैं आपको अहदीस ही बता सकता हूँ, पुरानी आयात ही बता सकता हूँ। ठीक है, और इसमें एज सच कोई मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला वो नहीं है एलिमेंट, जिस तरह जुडिशियल सिस्टम में था, इकोनॉमिक सिस्टम में था, पॉलिटिकल सिस्टम में था, वहां एक डिबेट थी, वहां अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी। इस पे क्वेश्चन भी सीधा सीधा आता है। आप पास्ट पेपर्स उठा के देखेंगे ना तो मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, मॉरल वैल्यूज क्या है इस्लाम की, या सोशल जस्टिस को इस्लाम किस तरह प्रमोट करता है, मतलब इतने सीधे सीधे सवाल आते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें मुश्किल पार्ट पता है क्या होता है, जब मैं तैयारी कर रहा था, ये गौर से सुनिएगा, जब मैं तैयारी कर रहा था ना तो मैंने ये टॉपिक्स पूरे पूरे प्रिपेयर नहीं किए थे, क्योंकि इस्लामियत का आपने सिलेबस देख लिया है। आप हर चीज जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से शायद प्रिपेयर ना करके जा रहे हो, क्योंकि आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं। अ, क्योंकि खैर अभी तो आपके पास टाइम है, अभी ये मार्च का महीना है, अगर आप एफर्ट करें तो आप हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं जॉब के साथ कर रहा होता था, और मेरे एंड के 3 महीने मैंने फिर छुट्टियां ली थी, तो दोनों अटेम्प्ट्स में मैंने 3 साढ़े 3 महीने में ही तैयारी की थी। और उसमें फिर ये होता है कि आप जो है ना वो इतना डिटेल में चीजें नहीं कर रहे होते। स्पेशली एमसीक्यूज की मैं तैयारी नहीं कर पाता था, सिर्फ पास पेपर्स मैंने किए थे। तो अभी आप लोग जो है ना एमसीक्यूज पे भी फोकस रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा जितने ज्यादा टॉपिक्स कर सके, उतने फिर ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपका अच्छा स्कोर आने में, और आप जो फिनिश लाइन होती है वो 40 नंबर की, वो क्रॉस करने में, इस्लामियत में या दूसरे सब्जेक्ट्स में। अच्छा, तो ये जो तौहीद, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, डिग्निटी ऑफ मैन, ये वाले टॉपिक्स जो थे ना, ये मैंने खुद प्रिपेयर नहीं किए थे एज अ टॉपिक, पूरे पूरे जो होते हैं। मैंने किस तरह तैयारी की थी, अब जैसे डिग्निटी ऑफ मैन है, ये चैप्टर 3 का टॉपिक है, तो मुझे ये था कि अगर आ गया तो मैं इस पे लिख लूंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने किया हुआ है। तौहीद मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ था वो चैप्टर 1 से। इसी तरह सेल्फ प्यूरिफिकेशन मैंने थोड़ा बहुत देख लिया था, इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया था, 2 अहदीस कर ली थी, एक आयत कर ली थी, और हुआ मतलब मैंने 3 4 चीजें कर ली थी। फिर ये हुआ कि यार अगर आ गया सवाल, ठीक है आएगा तो नोट आएगा, या चले अगर 20 नंबर का सवाल आ गया तो किसी तरह बंदा 3 4 चीजें याद कर ले तो वो कर लेगा। कॉन्सेप्ट अगर मैंने ले लिया तो आधा घंटा मैंने इसको पढ़ा और फिर कर लिया। इसी तरह इक्वालिटी पे जो है ना मुझे पिछले ही हमारे कुछ लेक्चर्स आप रिकॉल करेंगे तो हमने इक्वालिटी पे चीजें की हुई हैं। हमें हजरतुल विदा के खुतबे में इसकी चीजें नजर आती हैं। हमें जो है ना जब हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी थी, उसमें हमें चीजें नजर आती हैं, इक्वालिटी से रिलेटेड एग्जांपल्स नजर आती हैं। तो 6 7 एग्जांपल्स तो इसकी वैसे ही हो गई थी पुरानी आयात को मिला के, तो इसमें तो मुझे था कि आया तो मैं कर लूंगा सवाल। सोशल जस्टिस का जो सवाल है, जस्टिस के टॉपिक और सोशल सिस्टम के टॉपिक को मिला के मैंने सोचा था इसको मैं कर लूंगा। मॉरल वैल्यूज जनरल होती हैं, ये मैं कर लूंगा। टॉलरेंस पे मैंने 2 3 4 अहदीस कर ली थी, 1 2 आयत कर ली थी। ठीक है, इस तरह रूल ऑफ लॉ मैंने मतलब पॉलिटिक्स का टॉपिक किया था, अकाउंटेबिलिटी का टॉपिक किया था।
पॉलिटिकल सिस्टम का टॉपिक किया था, अकाउंटेबिलिटी का टॉपिक इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूंगा, अगर दोपहर में आप लोग फ्री हुए, वैसे दोपहर में है आप लोग की क्लास कोई? अगर नहीं है तो मैं कल दोपहर में लेना चाहूंगा, क्योंकि रात में मुझे जाना है अफ्तारी पे कहीं, और फिर रात देर हो जाएगी। यस सर, वी हैव क्लास। अच्छा, क्या टाइमिंग है क्लास की? नो सर, कल क्लास नहीं। यस वी हैव अ क्लास। क्या ये कैसे है? 3 से 4? अच्छा, तो 4 से 5:30 अगर हम क्लास ले लें, क्योंकि कल का दिन मैं मिस नहीं करना चाह रहा। चले, मैं आपकी मैडम है अर्शिया, उनसे बात कर लूंगा। ठीक है, मैं उनसे पूछ लूंगा, अगर कोई कोई क्लास नहीं है तो कल फिर दोपहर के टाइम हम क्लास कर लेंगे, और फिर संडे को क्लास कर लेंगे। कल हम अकाउंटेबिलिटी और सिविल सर्वेंट्स वगैरह का टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ऊपर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, पास्ट पेपर सिलेबस टेल मी, आप कोई ऑप्शनल भी पढ़ाएंगे? देखिए, ऑप्शनल का देखते हैं। मैं नेक्स्ट मंथ तो थोड़ा बिजी हूँगा। एसए का बैच, हाँ एसए का बैच शायद मैं पढ़ा दूँ, मैं चेकिंग तो कर रहा होता हूँ। तो एसए का बैच मैं मोस्ट प्रोबेबली 1-2 बैचेस पढ़ाऊंगा एग्जाम से पहले। वो मैंने पढ़ाया तो मैं आपके साथ अभी एक अपना पेज भी शेयर कर दूंगा, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने डीएक्टिवेट किया है और उसको भी रिसेंटली एक्टिवेट करने लगा हूँ। और नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा, तो वहां से आपको पता चल जाए। अच्छा, यार यूएस हिस्ट्री और आईआर मेरे ऑप्शनल्स थे, और मुझे बहुत अच्छे सब्जेक्ट लगते थे। लेकिन मैंने आईआर पूरा सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने कुछ लेक्चर्स दिए हैं आईआर के, लेकिन आईआर मैं समझता हूँ बेहतर वही बंदा पढ़ा सकता है जिसकी उस पे उसकी डिग्री हो उसमें, तो वो बहुत अच्छा पढ़ा लेगा। यूएस हिस्ट्री तो खैर आपको कोई भी अच्छा सीएसएस का एस्पायरेंट तो नहीं, क्वालिफायर पढ़ा सकता है। ये मैंने पढ़ाया नहीं है कभी। अच्छा, चलें कल की क्लास का फिर देखते हैं। तो मैं आ गया था किस पे, रूल ऑफ लॉ पे। रूल ऑफ लॉ का जो टॉपिक है फिर वो उससे कवर हो जाता है। लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको इन सब के जो है ना वो नोट्स दे दूंगा। ठीक है, और उसके बाद हमने जो डिसाइड किया हुआ है कि हम एक क्लास ऐसी रख लेंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस आप क्लास में नहीं मुझसे पूछेगा, आप पहले से मुझे सेंड कर दीजिएगा। ताकि, क्योंकि क्लास में फिर शायद बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें जहन में ना आए, तो पहले से आप प्रिपेयर करके रख लीजिएगा, मुझे भिजवा दीजिएगा, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करने के लिए क्लास रख लूँ। ठीक है। अच्छा, तो अब हम आते हैं पास्ट पेपर्स पे। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि पास्ट पेपर्स किस तरह कवर होते हैं इस चैप्टर के। ये आपके सामने भी आ गई हैं चीजें। अच्छा, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक को मैंने बड़ा थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर किया था। लेकिन क्वेश्चन इस पे कभी नहीं आया फिर। तो 2016 में पूछा गया था, हो सकता है कि पूछा जाए, क्योंकि टॉपिक तो मेन टॉपिक है ये सिलेबस का, लेकिन अभी इस पे क्वेश्चन नहीं आ रहा। खैर, टॉपिक है व्हाट इज, क्वेश्चन था व्हाट इज मेंट बाय कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो अभी हम समझेंगे कि कल्चर का क्या मतलब है, सिविलाइजेशन का क्या मतलब है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक कल्चर। ठीक है, सिलेबस में क्या है? सिलेबस में है, एक सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक कल्चर। ठीक है, तो फिर हम कोशिश करेंगे हम दोनों ही करें। सही है। अच्छा, चलें जी, ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद जो है ना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इन पे सवाल आता है। अच्छा, तौहीद पे सवाल नहीं आया। ठीक है, चैप्टर 1
के पर्सपेक्टिव में भी नहीं आया, इस चैप्टर के भी पर्सपेक्टिव में भी नहीं आया। सही है। और चैप्टर 1 का मैं आपको बता चुका हूँ। हमने जो टॉपिक्स कर लिए थे जो थोड़े से टेक्निकल थे, दीन और रिलीजन में डिफरेंस और इस तरह के हमने टॉपिक्स किए हुए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ दीन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन। लेकिन हमने जो इबादात हैं और बिलीव्स हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और ईमान मुफस्सिल के जो 6 पिलर्स ऑफ बिलीव्स हैं, वो हमने नहीं किए हुए। ठीक है, उनका भी मैंने आपको बोला है कि मैं आपको नोट्स दूंगा और फिर उसको उससे आप स्टडी कीजिए, क्योंकि सिंपल टॉपिक्स हैं कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उनको आपको मतलब पढ़ने में समझने में कोई सच मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो तौहीद आपका वहां से कवर होगा। सेल्फ प्यूरिफिकेशन, इसका मैं आपको बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बना के, नोट्स बना के दे दूंगा, ये आपका हो जाएगा। डिग्निटी ऑफ मैन, आपने जो चैप्टर 3 में पढ़ा है, आप बस वही याद करें और आपको एक कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। चैप्टर 3 से ही इक्वालिटी के कुछ टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, उसमें ह्यूमन डिग्निटी की बात की गई है, उसमें हमने इक्वालिटी पढ़ा है। ठीक है, इसी तरह सीरत से भी हमें इक्वालिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। तो इसके मैं नोट्स इस तरह बना के दूंगा कि आपके वो वाली जो चीजें हैं आपको एक्स्ट्रा ना याद करनी पड़े, और एक्स्ट्रा अगर करना भी पड़े तो थोड़ा सा करना पड़े, उसी से ही मिलती जुलती चीजें, या वही वही जो आपने अहदीस इस्तेमाल की हैं, वहां पे जो आपने आयात ऑलरेडी याद कर चुके हैं उन चैप्टर्स में, वो मैं जब नोट्स बनाऊं अपने, तो क्वालिटी में वो सारी चीजें इस्तेमाल करके आपके ये क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करें। ठीक है, सोशल जस्टिस में भी इस चीज का ख्याल रखूंगा। अच्छा देखिए, हमने सिस्टम्स जो है ना, वो मैंने 4 मेन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, आपका सबसे पहला होता है जुडिशियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल। जुडिशियल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो होता है ना, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज होती हैं। ठीक है, लेकिन जो हमने पढ़ी भी थी, बैंकिंग सिस्टम पढ़ा था हमने, टैक्सेशन का थोड़ा सा पढ़ा था, इसमें कुछ टर्म्स इस तरह होती हैं जो कि शायद आप खुद पढ़ें तो ना समझ आए। ठीक है, यहाँ आपको उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैंने जैसे ये बैंकिंग सिस्टम था, तो मुझे इस्लामिक का जो सबसे मुश्किल टॉपिक लगा था ना, वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, यहाँ सबसे ज्यादा मुश्किल तो नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत जो करनी पड़ी थी वो इस टॉपिक पे करनी पड़ी थी। यहाँ सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो टॉपिक था वो ये टॉपिक था। बाकी तो फिर हो जाते हैं। तो इस तरीके का टॉपिक नहीं है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में बेसिकली जो है ना, आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें ही पढ़ रहे हैं कि भाई इस्लाम का सोशल सिस्टम, इसके ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स, बेसिकली वो मोरालिटी की बात कर रहे हैं। सही है, उसके कोई इस तरह के टेक्निकल पैरामीटर्स नहीं है जो बाकी सिस्टम से मिलते हैं। इसके भी मैं आपको जो है ना वो इस सिस्टम के, ठीक है, बाकी 3 सिस्टम पे तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी है, इस सिस्टम की मैं आपको नोट्स इस तरीके से दूंगा जो कि आप बाकी चैप्टर्स में भी इस्तेमाल करें। ठीक है, क्योंकि जैसे चैप्टर 3 के साथ ये ओवरलैप कर जाता है, कुछ चैप्टर 2 के साथ ओवरलैप करता है। तो जब मैं आपको सोशल सिस्टम की वो हेडिंग्स बना के दूंगा, तो उसमें मैं ये यही कोशिश करूंगा कि 2 और 3 से मिली हुई चीजें, इसमें आधा सवाल तो उसमें से हो जाए, और कुछ जो है ना वो जुडिशियल सिस्टम से चीजें उठा के इसमें हो जाए। ठीक है, इस्लामिक इकोनॉमिक्स पर ए मनान की बुक बहुत अच्छी है। अच्छा यार, मैंने नहीं पढ़ी हुई। इंक्रीज द लेक्चर्स एक्सपायर डेट इफ पॉसिबल, अब मुझे 3 ही की इंस्ट्रक्शन है और 3 मैं करता हूँ। बाकी ये मैंने आपको बोला हुआ है, जब मैं टेस्ट रखूंगा तो उसमें मैं इस चीज को इंश्योर करूंगा कि वो हम बढ़ा के दे दें। अच्छा, इसके बाद मतलब जब टेस्ट होगा तो उससे पहले आ, उन लेक्चर्स की आपको 3 दिन के लिए एक्सेस मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद मॉरल वैल्यूज हैं, इस पे जो है ना आपको बिल्कुल मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। टॉलरेंस पे मैं आपको कर दूंगा नोट्स प्रोवाइड। रूल ऑफ लॉ कभी पूछा नहीं गया। ठीक है, अच्छा आप इनको ना मैंने सिर्फ इधर टॉपिक के नाम लिखे हैं और क्वेश्चन उनके ईयर लिख दिए हैं सामने, तो इनको देख लीजिएगा कि किस किस तरीके से इनके सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, और जो मेरे नोट्स होंगे उनसे इन चीजों का आंसर मिल रहा होगा।
और किसी भी दफा जो है ना वो आपको इस तरह नहीं लगेगा यार ये क्या पूछ लिया है इसमें, क्या बहुत कोई एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा आपको फील नहीं आएगी। दूसरे चैप्टर्स में ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें ऐसी फील आती भी है और उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा एनालिटिकल होना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं होगा, ये सीधे सीधे सवाल होते हैं, इनोक्यूअस सा चैप्टर है। तो ये तो हमने समझ लिया सिलेबस को और पास पेपर्स को। ठीक है, अब हम आते हैं कल्चर की डेफिनेशन पे। ठीक है, अच्छा, कल्चर की डेफिनेशन जरूरी नहीं कि आप किसी इस्लामिक स्कॉलर की ही लिखें। ठीक है, इन जनरल आप डिफाइन कर सकते हैं कल्चर को। आप दोनों को कोट भी कर सकते हैं, किसी एक अच्छे वेस्टर्न स्कॉलर को और उसके बाद किसी एक अच्छे इस्लामिक स्कॉलर को। तो आपका जो काम है वो टल जाएगा। और इसको अगर आप दोनों को कोट कर लेंगे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सिर्फ आप एक अच्छे वेस्टर्न स्कॉलर को भी कोट कर लेते हैं तो भी इट्स गुड इनफ। ठीक है, अच्छा, तो देखिए रेमंड विलियम्स क्या कहते हैं कल्चर के बारे में। कल्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ। ठीक है, कल्चर को ये वे ऑफ लाइफ कह रहे हैं। किनका? वेदर ऑफ अ पीपल, अ पीरियड और अ ग्रुप। अब पीपल से क्या मुराद है इनकी? भाई, पाकिस्तानी कल्चर हो सकता है, बलोच कल्चर हो सकता है, सिंधी कल्चर हो सकता है। ठीक है, इसी तरह पंजाबी कल्चर हो सकता है। ठीक है, तो ऑफ अ पीपल की जब बात आ रही है ना, तो लोगों का या किसी पर्टिकुलर एक बड़ी पॉपुलेशन का कल्चर। ठीक है, उनका जिंदगी गुजारने का तरीका। अब एक पीरियड का भी कल्चर हो सकता है, जिस तरह सिंध का कल्चर डिफर करता है बलूचिस्तान के कल्चर से, इस तरह बलूचिस्तान का कल्चर पंजाब के कल्चर से डिफर करता है। ठीक है, इसी तरह पीरियड्स का भी कल्चर आपस में डिफर कर सकता है। लेट्स से 6th सेंचुरी का जो कल्चर था एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, लेट्स से अरेबिया में, वो बहुत डिफर करता था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली उसके बाद के कल्चर। ठीक है, तो पीरियड्स का भी कल्चर डिफर कर सकता है। जैसे आ, हमें वेस्टर्न सोसाइटी में नजर आता है कि इनलाइटनमेंट, या चले आपको इनलाइटनमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो चले उनके भी जो, आप बेसिकली इसको जब आप एक्सप्लेन करें ना, तो आप यही चले एग्जांपल ले लीजिएगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद जो अरेबिया का कल्चर था और उससे पहले अरेबिया का कल्चर था, तो वो डिफर कर सकता है, ठीक या करता था। ठीक है, इसी तरह कल्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ, वेदर ऑफ अ पीपल, अ पीरियड और अ ग्रुप। अब ग्रुप क्या है? ठीक है, मोर और लेस ये पीपल से सिमिलर चीज है, लेकिन जब आप रेमंड विलियम्स को खुद पढ़े ना, तो जब वो ग्रुप्स को डिफाइन कर रहा है ना, तो वो सिर्फ इस तरह कल्चरल, मतलब ये कि ऐसे ग्रुप्स को नहीं डिफाइन कर रहा जो एक बाउंड्री के अंडर आ रहे हैं। जैसे बलूचिस्तान एक बाउंड्री के अंडर आ रहा है तो उनका बलोच कल्चर है, सिंध एक बाउंड्री के अंदर आ रहा है तो उनका एक सिंधी कल्चर है। ठीक है, ग्रुप ये उनको बोल रहा है कि उनकी जो बाउंड्री लिमिट है एक तो वो छोटी है, और उनको एथनिकली नहीं ये मतलब डिफाइन कर रहा। तो फिर कौन सा कल्चर? जैसे कॉरपोरेट कल्चर है। ठीक है भाई, सुबह 9 बजे आना है, 6 बजे जाना है या 5 बजे जाना है, बायोमेट्रिक करनी है, वहां पे लंच ब्रेक आपका 1 घंटे का होगा। सही है, इस तरह की चीजें। और गवर्नमेंट का क्या है भाई, 11 बजे जाना है, 11:30 बजे जाना है, कोई 12 बजे जा रहा है, कोई 10 बजे जा रहा है। और जो लोअर स्टाफ है वो टाइम पे आ रहा है, जो सीनियर्स हैं वो लेट आ रहे हैं। और इसी तरह काम जो है ना वो, मतलब अब चले मैं नहीं वो यूज करता, लेकिन काम हर किसी बंदे का उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। इनके जो एसओपीज है वो वीक है, प्राइवेट सिस्टम में जो एसओपीज है वो स्ट्रांग है। तो ये कल्चर क्या है? ये ऑफिस कल्चर है, एक कॉरपोरेट साइड का और एक गवर्नमेंट साइड। ठीक है, तो ये इस तरह के कल्चर्स को भी मतलब यहाँ पे रेमंड विलियम्स ने डिफाइन। ठीक है, अब दोबारा एक दफा डेफिनेशन देख लें। कम्युनिटी, हाँ कम्युनिटी भी है, ठीक है,
लेकिन इतने ब्रॉडर स्केल पे नहीं है कि पूरे प्रोविंस को वो कवर कर ले। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी थी, रेमंड ने, आपने पढ़ा नहीं होगा इनको, लेकिन जैसे हिपस्टर्स थे, आपने शायद पढ़ा हो कि यूएस में हिपस्टर्स बड़े मशहूर थे। ये, या इनको काउंटर कल्चरिस्ट कहा जाता था, ठीक है, 1960s के वो, या हिपीज के नाम से वो मशहूर थे। ठीक है, तो इस तरह की कम्युनिटीज हो गई। या अगर किसी का यूएस हिस्ट्री है तो कू क्लक्स क्लैन एक कम्युनिटी थी, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा रेसिस्ट थी, और वो फिर इन पे अटैक करती थी, जो ब्लैक्स थे। ठीक है, तो इस तरह की कम्युनिटीज, इनको क्या नाम है, मतलब रेमंड विलियम्स ने एज अ ग्रुप के अंदर डिफाइन किया है। अच्छा, डेफिनेशन हम फिर से देख लेते हैं। कल्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ वेदर ऑफ अ पीपल, पीपल हमने समझ लिया एक बड़े स्केल पे, मतलब रेमंड विलियम्स जिस तरह डिफाइन कर रहा है, सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, ठीक है, ये ऑफ अ पीपल आर। अ पीरियड, वो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आपको समझ आ गया होगा। और अ ग्रुप, ग्रुप का मैंने आपको बता दिया है कि वो एक पूरी कम्युनिटी को नहीं डिफाइन कर रहा, उसके अंदर जो छोटे छोटे फैक्शंस होते हैं, जिस तरह ऑफिस कल्चर की मैंने आपको मिसाल दे दी थी, गवर्नमेंट वर्सेस कॉर्पोरेट। ठीक है। अच्छा, अब हम एडवर्ड बी टेलर को पढ़ते हैं, सॉरी, एडवर्ड बी टाइलर को। अच्छा, ये क्या कहते हैं? कल्चर इंक्लूड्स, ये वैसे पता है, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना एक डेफिनेशन हम लिखें तो कौन सी लिखें, ये वाली डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मैंने भी ना ये वाली याद की। अच्छा, कल्चर इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, morals, law, customs, and any other capabilities and habits acquired by a man as a member of society. इस डेफिनेशन के अंदर कल्चर के एलिमेंट्स भी आ गए। कौन कौन से एलिमेंट्स आए? नॉलेज, बिलीफ, मॉरल्स, लॉ, कस्टम्स, और बाकी कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स acquired by a man as a member of a society। मतलब एक आदमी एक सोसाइटी का हिस्सा होकर ये जो सारी चीजें हैं अक्वायर करता है, ठीक है, तो वो जो चीजें अक्वायर करता है वो कहां से अक्वायर कर रहा है? इन सब चीजों से का एक मुरक्कब जो है ना वो बन के अक्वायर कर रहा है, और उसको जो है ना वो कल्चर का नाम दिया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, चले, अगर आपने ये डेफिनेशन लिख ली, अच्छा चले इब्न खल्दून की भी पढ़ लेते हैं। कल्चर इज द अक्यूमुलेटेड कस्टम्स, हैबिट्स एंड नॉलेज दैट शेप अ सोसाइटी ट्रांसमिटेड थ्रू जनरेशन। आप और बहुत सारी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी आपको यही चीजें, अब देखिए इब्न खल्दून की डेफिनेशन में क्या, कस्टम्स की बात की गई है, हैबिट्स की बात की गई है, नॉलेज की बात की गई है। क्या ये तीनों बातें जो है ना वो एडवर्ड की डेफिनेशन में है? बिल्कुल है। इसी तरह और बहुत सारी डेफिनेशंस आप पढ़ेंगे ना, तो उनमें इन्हीं से मिलती जुलती चीजें जो है ना वो आपको नजर आएंगी। कहीं पे कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी, कहीं पे कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, लेकिन मतलब इन चीजों को अगर आप या ये डेफिनेशन इस्तेमाल करके फिर इनके एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे ना, तो इसका मतलब आपका काम हो गया, आपने डिफाइन कर लिया कल्चर को। मैंने सुना था ठीक हो। अच्छा, अब हमें इनको जो है ना वो थोड़ा डिटेल में पढ़ना भी है। आपको मैं इन सारे एलिमेंट्स को, अच्छा, अब मैंने आपको शायद शुरू की क्लासेस में बोला था कि जब हम एंड की क्लासेस में आ रहे होंगे ना, तो हम ये करेंगे कि यहाँ आपको ये होता हुआ नजर आएगा कि भाई फला चीज जो है ना आपने फला उसमें की हुई है तो वो वहां से कर लीजिएगा। ठीक है। और ये चीज बहुत अच्छी इसलिए होती है कि आपको फिर ना बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब आपको रेपिटेशन ऑफ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सही है। अब जैसे हमने सीरत के टॉपिक में, सिस्टम्स के टॉपिक में मैंने आपको 3 सिस्टम्स करा दिए, एक सिस्टम अभी हमने नहीं किया, वो मैं आपको बता, मैंने बोला उसके नोट्स दे दूंगा, और वो नोट्स जो है ना आपको 2 और चैप्टर्स में काम आए। इसी तरह सीरत के टॉपिक में हमने सीरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत की है, तो हमने उनके 4 एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, एज एन इंडिविजुअल वाला एस्पेक्ट छोड़ दिया। एक तो वो पास पेपर में पूछा नहीं गया, और दूसरा उसको जो है ना क्योंकि हमने 4 एस्पेक्ट्स कर लिए हैं, उसकी भी मैं प्रेजेंटेशन आपको शेयर कर दूंगा कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन इंडिविजुअल, तो आप ऐसी चीजों को मिला के भी कर सकते हैं कि जो उन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में ना इंक्लूड हो। ठीक है। लेट्स से अगर आप
अब जैसे ब्रेवरी इंक्लूडेड है ना, जब वो मिलिट्री, एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप ना इंक्लूड करें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में ब्रेवरी, ठीक है, आपका सवाल तो अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और लेट्स से आपने 10 और कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी जो उन 4 का हिस्सा नहीं है, सवाल तो उस तरीके से भी होगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो बेहतर ये नहीं है जो आपने ऑलरेडी चीजें कर ली हैं और वो आप इंक्लूड भी कर सकते हैं और वो सही भी है, तो वो कर लें। तो इंडिविजुअल वाली प्रेजेंटेशन मैं आपको बना के शेयर करूंगा, उसमें यही होगा, उनमें से मिलके कुछ चीजें होंगी, कुछ एक आध चीजें एक्स्ट्रा हो जाएंगी, लेकिन बाकी जो है ना वो उनका मरकम। अच्छा, अब यहाँ पे भी ऐसे ही है कि कल्चर इंक्लूड्स नॉलेज, नॉलेज को अभी हम देख लेते हैं, ठीक है, डिटेल। बिलीफ, बिलीफ आप कहां से करेंगे, उन चैप्टर 1 के नोट से करेंगे। ठीक है, मतलब जब आप इसको डिफाइन करेंगे, अगर सवाल आ गया भाई डिफाइन कल्चर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो आप बिलीफ को बस उसी तरह डिफाइन कर देंगे जिस तरह आपने चैप्टर 1 में किया हुआ है बिलीफ सिस्टम। मॉरल्स, वही मॉरल्स हम, मैंने आपको बोला है कि मैं आपको मॉरल वैल्यूज पे नोट दूंगा, वो वहां से आप कर लेंगे। ठीक है, लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ हमने किए हुए हैं, बस उसी पे मिला जुला के जो है ना वो एक पैराग्राफ लिख दीजिएगा। ठीक है, कि लॉ क्या होता है और वो क्या क्या सोर्सेज हैं और सारा कुछ ना, इस तरह आपका सवाल होता है। ठीक है, कस्टम्स का भी जो है ना आपका सीरत से सवाल मतलब निकल जाएगा कि इस्लाम में क्या कस्टम्स हैं, या क्या अभी कस्टम्स को आगे डिस्कस भी कर लेते हैं, खैर वो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब ये सारी चीजें आपकी बाकी सारे चैप्टर्स से कवर हो रही हैं, नॉलेज वाली जो चीज है वो मैं आपको करा दूँ। वैसे नॉलेज और कस्टम्स समझे कि वो मैं आपको करा दूंगा, बाकी आपकी चीजें कवर हो रही हैं। सही है। अच्छा, और इसके बाद इन्होंने क्या है, एंड एनी अदर केपेबिलिटीज एंड हैबिट्स। अच्छा, अगेन हैबिट्स जो है ना वो नॉलेज और कस्टम्स के उसके अंदर ही आ जाता है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी कवर्ड इन नोट्स एंड लेक्चर्स, चलिए बात करें। थैंक यू यार। अच्छा, अब हम नॉलेज को पढ़ते हैं कि नॉलेज किस तरह कल्चर फॉर्मेशन में काम आता। ठीक है, या नॉलेज किस तरह एलिमेंट है कल्चर। नॉलेज इज अ फाउंडेशनल एलिमेंट ऑफ अ कल्चर because it shapes how societies understand, interpret, and interact with the world. ठीक हो गया। Following things are primarily shaped by customs, knowledge and habits. ये जो नीचे चीजें दी गई है ना, ये आपके कस्टम्स, नॉलेज एंड हैबिट्स से मिलके जो है ना, या ये जब चीजें मिलती हैं ना तो चीजों को डेफिनेशन मिलती है। अभी तक जो मैंने बातें की है ना उसमें मैंने एग्जांपल्स नहीं दी, इसलिए शायद इतना मजा ना आ रहा हो या इतनी अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो रही हो, क्योंकि समझ आपको हमेशा एग्जांपल से आता है, जनरल बातों से कभी मुझे तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स पे आ जाते हैं तो फिर आपकी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। सक्सेस है, ठीक है, सक्सेस की जो डेफिनेशन है ना कल्चर टू कल्चर वेरी करेगी। वेस्टर्न कल्चर में उसकी अलग डेफिनेशन होगी, जापानीज कल्चर में उसकी अलग डेफिनेशन होगी, चाइनीज सिविलाइजेशन या कल्चर में उसकी अलग डेफिनेशन होगी, इस्लामिक कल्चर या सिविलाइजेशन में उसकी अलग डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा, अब उसकी डेफिनेशन क्यों ऐसे अलग होगी, तीन चार चीजें या उससे ज्यादा चीजें मिलके उसको उस तरह डिफाइन करा रही होगी। कौन सी चीजें, कस्टम्स जो होंगे वहां पे, नॉलेज जो होगी वहां पे, हैबिट्स जो अपनाई जाएंगी वहां पे, उनसे जो है ना वो चीजों की डेफिनेशन में फर्क पड़ेगा। अब जैसे कुरान है या सुन्नत है, वो सक्सेस को किस तरह डिफाइन करती है, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिस तरह सक्सेस को डिफाइन करती है वो उससे अलग हो। यहाँ पे हम देखते हैं क्या वेस्टर्न कल्चर क्या डिफाइन करते हैं, किस तरह डिफाइन करते हैं। मटीरियलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक, वेल्थ, करियर एंड अचीवमेंट्स डिफाइन सक्सेस। वेस्टर्न सोसाइटी या कैपिटलिज्म हमें क्या कहता है, या किसको सक्सेसफुल कहता है, जो बंदा अपने करियर में सक्सेसफुल है, जो बंदा वेल्थ ज्यादा अक्यूमुलेट कर लेता है,
जिस बंदे के पास ज्यादा अचीवमेंट्स होती हैं वो हमारी नजर में या एक वेस्टर्न सोसाइटी की नजर में सक्सेसफुल बंदा होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये तो इस्लामिकली भी हम ऐसे ही समझते हैं कि वही बंदा सक्सेसफुल है। देखें क्यों हम ऐसा समझ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर असरअंदाज हैं। ठीक है, हम इन्फ्लुएंस ले रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन का या वेस्टर्न कल्चर्स का, इसलिए हमारी भी सक्सेस की डेफिनेशन इस तरह की हो गई है, जो कि सिर्फ मटीरियलिस्टिक या दुनियावी एस्पेक्ट्स को देख रही है। ठीक है, अच्छा, अब इस्लाम किस तरह देखता है? इस्लाम एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू देता है दीन और दुनिया का। आगे हमने 4 अहादीस भी करनी है, इसमें ये दीन और दुनिया का जो बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये प्रूफ होगा। मतलब इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता कि आप आखिरत ही आखिरत है, इस्लाम आपको दुनिया की भी तरफ रगबत हासिल कराता है। हमने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म पढ़ा था ना, ये किसी ने हैंड रेज किया है। अगर सवाल है तो सवाल यही लिख दें, मैं फिर आपसे पूछ लूंगा। किसी ने ऐसे ही देखा है कि ये हैंड रेज किस तरह होता है, तो चलो फिर तो ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे जो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की बात की थी ना, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था? इस्लाम टेक्स द बेस्ट ऑफ बोथ। ठीक है, तो यहां पे भी ऐसे है, इस्लाम दुनिया को भी लेके चलता है और दीन को भी लेके चलता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें नजर आता है कि बहुत दफा ऐसी चीजें भी हुई थी कि जब कोई बंदा बहुत एक्सेसिव इबादत कर रहा है ना, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना भी किया है। ठीक है, कि यार तो बाकी चीजों का भी तो ख्याल रखो, अपने बच्चों का भी ख्याल रखो, अपनी बीवी का भी ख्याल रखो, अपने दुनियावी मामलात का भी ख्याल रखो। ठीक है, तो उन्होंने मयाना रवि का दर्स दिया, बैलेंस्ड अप्रोच। जी बिल्कुल बैलेंस्ड। एक सेकेंड यार, मुझे एक मैसेज आया, मैं पढ़ लूं। एक कि मैं था डिफाइन कर रहा सक्सेस को किस तरह डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब वेस्टर्न कल्चर में और इस्लामिक कल्चर में हमें क्यों ये फर्क नजर आ रहा है? उनका नॉलेज बेस डिफरेंट है, उनके कस्टम्स डिफरेंट है, उनके हैबिट्स डिफरेंट है, बेसिकली इनका कल्चर डिफरेंट है। इसलिए हमें वेस्ट और इस्लाम में या वेस्टर्न सोसाइटीज और इस्लामिक सोसाइटीज में ये फर्क नजर आ रहा है डेफिनेशन का। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि क्यों जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, या किस तरह कल्चर जो है ना वो आपके जो बहुत सारी चीजों के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको किस तरह फर्क बनाता है, एक दूसरे में डिफरेंस किस तरह पैदा करता है। ठीक है, अगर नहीं भी आया तो हम भी आगे देखें। रोल ऑफ एल्डर्स वेस्टर्न सोसाइटी में जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि वो इंडिपेंडेंस को लाइक करते हैं। भाई बच्चा है तो उसे 18 साल बाद अलग कर दो, अगर पेरेंट्स एजिड हो गए हैं तो उनको भी इंडिपेंडेंट करो। ठीक है, उनको डिपेंडेंट ना बनाओ। सही है। अब
इस्लामिक सोसाइटी में क्या होता है, वहां पे ये होता है कि नई पेरेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाने का क्या मतलब है। मतलब आप उसे मतलब पेरेंट्स को आप ऑटोनॉमी देने के नाम पे उनको आप रिटायरमेट होम्स में शिफ्ट कर दोगे या ओल्ड एज हाउसेस में शिफ्ट कर दोगे। मतलब ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में हमें नहीं नजर आता। ठीक है, कुछ इस्लामिक कंट्रीज में बहुत लिमिटेड स्कोप में ऐसा हो भी रहा है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। वेस्टर्न सोसाइटीज में हमें बहुत ज्यादा ये होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगेन क्यों ऐसा नजर आ रहा है? कल्चर की वजह से। उनका कल्चर डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है। और कल्चर में भी कौन से एलिमेंट्स की वजह से? कस्टम्स, नॉलेज एंड हैबिट्स की वजह से। बेसिकली नॉलेज, मतलब वो किस तरह ड्राइव करते हैं। हम अपनी नॉलेज कहां से ड्राइव करते हैं? कुरान से, सुन्नत से, अहदीस से। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो डिफरेंट है। नहीं भाई, पेरेंट्स तो साथ होंगे, उनकी खिदमत का भी हुक्म है, बुढ़ापे में तो और ज्यादा हुक्म है। ठीक है, इसलिए हमें क्या नजर आता है इस्लाम में या इस्लामिक सोसाइटीज में कि पेरेंट्स को ओल्ड एज हाउसेस में नहीं रखा जाता, अपने साथ रखा जाता है और उनका ख्याल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब कलर्स को भी डिफाइन करने में ना हमें वेस्टर्न सोसाइटी में किसी कलर को आ, अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, इस्लामिक सोसाइटी में किसी कलर को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, वो इस्लामिक सिविलाइजेशन में भी ना बहुत ज्यादा आपको अलग अलग कल्चर्स मिलेंगे। अभी हम ये करेंगे क्या, एक सिविलाइजेशन के अंदर कल्चर्स हो सकते हैं या एक कल्चर्स के अंदर काफी सिविलाइजेशन हो सकती हैं, ये भी हम करेंगे। तो आपको नजर आएगा कि कुछ कल्चर्स इस्लामिक कल्चर्स भी दूसरे इस्लामिक कल्चर से फर्क। मतलब साउथ एशिया का कल्चर जो है ना वो टर्किश कल्चर से अलग होगा। टर्किश कल्चर जो है ना आपका अरेबिया के कल्चर से अलग होगा। है इस्लामिक सिविलाइजेशन का हिस्सा, लेकिन के कल्चर्स आपस में डिफर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ इस्लामिक कल्चर्स में ग्रीन कलर को जो है ना वो रिलीजियस सेंक्टिटी का दर्जा हासिल है। वेस्टर्न सोसाइटीज में तो ऐसा कुछ नहीं है, ग्रीन बस एक नॉर्मल कलर है। ठीक है, लेकिन वहां पे कुछ कल्चर्स में जो है ना ब्लैक को एज अ साइन ऑफ मॉर्निंग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि कुछ फुटबॉल के मैचेस होते हैं तो फुटबॉलर्स ने ना ब्लैक पट्टा बांधा होता है। ठीक है, क्रिकेट के मैचेस में हमें कभी नजर आया है। या ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए हमें कुछ कंट्रीज पिंक कलर का ड्रेस पहनती हुई क्रिकेट खेलती हुई नजर आती है। ठीक है, तो कलर्स को एज एन एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो। और ये चीज कहाँ से उनको मिली होती है? उनके जो कस्टम्स होते हैं, उनकी जो नॉलेज होती है। अच्छा, नॉलेज का मतलब सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं, वो जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सीख रहे होते हैं, वो नॉलेज भी इसका हिस्सा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सक्सेस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोल ऑफ पीपल इन योर सोसाइटी या इवन कलर्स, ये किस तरह अलग अलग मायने रखते हैं अलग अलग जगहों पे। ये कल्चर की बेसिस पे रखते हैं। ठीक है, अगर समझ आ गया तो फिर मैं ज्यादा और डिटेल में ना जाऊं, नहीं तो कहीं रिपीट कर दूं। ठीक है, तो फिर बस इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। ग्रीटिंग्स एंड सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है भाई, हैंडशेक्स एंड हग्स बड़ा कॉमन है वेस्टर्न कल्चर में। हमारे यहाँ मिक्स जेंडर में ये चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, इसी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, ये भी सिंपल सी एग्जांपल है, आप देख लें इसको कि हमारे यहाँ रिलीजियस एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वहां पे इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस्लामिक कल्चर में ओवरऑल आप किसी भी इस्लामिक सिविलाइजेशन के किसी भी कल्चर में देख लें, उसमें रिलीजियस नॉलेज का रोल है ही। ठीक है, तो जब आप, अब हम फिर से इस पे आते हैं। अब जब आप कल्चर को डिफाइन कर रहे होंगे और इसके एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहे होंगे, तो नॉलेज एंड कस्टम्स की एक हेडिंग बना के आप इस तरह इसको डिफाइन कर दीजिए। सिर्फ इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा डिफाइन कल्चर एंड इट्स एलिमेंट्स। सही है, ये छोटा सा पार्ट होगा 5 नंबर का या 10 नंबर का, उसके अलावा भी काफी सवाल। तो इस पे आपको भी 10-20 हेडिंग्स मतलब 10 हेडिंग्स डालने की जरूरत नहीं है, आप 5-6-7 हेडिंग्स वुड बी गुड इनफ। ठीक है, मतलब आपने नॉलेज की डाल दी, नॉलेज एंड कस्टम्स की मिला के डाल दी। ठीक है, उसके अलावा बिलीव्स की डाल दी चैप्टर 1 से, मॉरल्स की डाल दी, वो आपको मैं नोट्स फराहम करूंगा, लॉ की डाल दी चैप्टर 7 से। ठीक है, तो इससे आपका जो है ये कल्चर वाली डेफिनेशन वाला पार्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। सही है, अब जैसे 2016 में सवाल आया हुआ है ना भाई, व्हाट इज मेंट बाय कल्चर एंड सिविलाइजेशन।
एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक कल्चर। सही है। अब आप डेफिनेशन में कल्चर की भी पूछी गई है, सिविलाइजेशन की भी पूछी गई है, तो आप कितना इसको डिफाइन करेंगे? ठीक है, एक लिमिट तक कर सकते हैं, तो वो आपकी लिमिट यहाँ पे कवर हो रही है। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका इंप्रूव करने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने रखा है। कैन देयर बी मल्टीपल कल्चर्स विद इन अ सिविलाइजेशन? वैसे तो मैं आपको पिछली स्लाइड में ये बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। एक सिविलाइजेशन के अंदर मल्टीपल कल्चर्स हो सकते हैं। सिविलाइजेशन को आप एक एक सुपर सेट समझे, ठीक है, और कल्चर जो है ना एक सबसेट है। ठीक है, तो एक सबसेट जो है वो क्या होता है, लेट्स से आपको मैं दिखा देता हूं। हाँ, इट इज अ सबसेट ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो ये आपकी सिविलाइजेशन होगी, ये कल्चर्स होंगे उसके अंदर, ये कल्चर्स होंगे, ये कल्चर्स होंगे, ये कल्चर्स होंगे, ये कल्चर्स होंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हमें कैसे, एक सेकंड इसको मैं हटा दूं फिर बता दूं। चले, मैंने यहाँ पेन भी इस्तेमाल कर ली है। तो इसकी हमें एग्जांपल्स कहाँ नजर आती हैं भाई? इस्लामिक सिविलाइजेशन में जैसे मैंने आपको बताया था, अरब कल्चर जो है ना वो पर्शियन कल्चर से बहुत मुख्तलिफ है। पर्शियन कल्चर जो है ना वो टर्किश कल्चर से मुख्तलिफ है। टर्किश कल्चर जो है ना वो साउथ एशियन मुस्लिम कल्चर से मुख्तलिफ है। ठीक है, अब ये हैं सारे इस्लामिक कल्चर्स, लेकिन वो एक दूसरे से मुख्तलिफ। ठीक है। अच्छा, इसमें वही बात है कि एक कल्चर को दूसरे कल्चर पे कोई बरतरी नहीं हासिल। सही है, ये फिर वही कुरानी आयत और हदीस भी हमने पढ़ी हुई है कि क्यों अल्लाह ताला ने हमें ऐसे डिवाइड किया, ताकि हम एक दूसरे को पहचान सकें। और बरतरी किस बेसिस पे? सिर्फ तकवे की बेस पे। ठीक है। इसी तरह वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं, तो उसमें हम किसकी बात करते हैं? सिर्फ यूरोप की नहीं बात कर रहे होते, उसमें अमेरिका भी इंक्लूडेड है, उसमें लेटिन अमेरिका भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो एक बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या देना चाह रहा हूं मैं आपको, कि एक सिविलाइजेशन के अंदर मल्टीपल कल्चर्स हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी है कि चलें, ये फिर इस्लामियात से हट जाएगा, कि लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, एक सिविलाइजेशन जो है ना वो मल्टीपल कल्चर से भी अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, मतलब आप इस्लामिक कल्चर, मतलब आप इस्लामिक सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं अभी। ठीक है, अगर आप वेस्टर्न किसी सोसाइटी में जाके रहते हैं, तो आप पे दोनों के असरात आएंगे। ठीक है, और जब ये माइग्रेशन बहुत ज्यादा होने लगती है ना, यहाँ के लोग वहां जाए, वहां के लोग वहां जाए, तो फिर जो सिविलाइजेशन है उन पे कल्चर्स का भी इम्पैक्ट आता है। ठीक है, चले इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा नहीं इस पे एक्सप्लोर करते, कि हमारे उससे रिलेटेड नहीं है, तो खैर। अच्छा, हमने कल्चर समझ लिया, कल्चर के एलिमेंट्स देख लिए, कल्चर की डेफिनेशन दी। अब समझते हैं कि दीन एंड रिलीजन, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। हाँ, अब हम देखते हैं कि सिविलाइजेशन क्या चीज है, और सिविलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, और उसके एलिमेंट्स क्या है। जिस तरह कल्चर का मैंने आपको बताया ना, कल्चर की आपको बेतहाशा डेफिनेशंस मिलेंगी। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ये मोस्ट कोटेड भी है, और ये आपको जो है ना एलिमेंट्स डिफाइन करने में भी हेल्प करती है। अगर आपने ऐसी डेफिनेशन कर ली जिसमें 3 से 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर शायद बोले कि यार नहीं, वो फलां बच्चे ने तो यार उसमें तो 7 एलिमेंट्स बताए हैं, इसने 2 एलिमेंट्स बताए हैं। तो इसको, ये जो मैंने आपको लंबी वाली डेफिनेशन बताई है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो याद कर लीजिएगा, वो थोड़ी बेहतर है। क्या? अच्छा, अब हम देखते हैं सिविलाइजेशन। विल डुरांत इसको किस तरह डिफाइन करते हैं? सिविलाइजेशन इज अ सोशल ऑर्डर promoting cultural creation. It is a complex of political, economic, social and cultural institutions. अच्छा, अब हम देखें कि एक और वेस्टर्न स्कॉलर है, फर्नैंड ब्रॉगेल, वो इसको किस तरह डिफाइन करते हैं। सिविलाइजेशन इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, दैट डिफाइन अ सोसाइटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड। अच्छा, अब आपको ना यहाँ पे फोकस नजर आएगा सिस्टम्स पे। कौन से सिस्टम्स पे?
पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। अगर आप इसमें जुडिशियल भी इंक्लूड कर देना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी सही। लेकिन इन्होंने किस तरह डिफाइन किया है, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, इन्होंने सिस्टम्स की बात की है। जब आपने फील किया होगा, हम कल्चर की जब बात कर रहे थे या उसे समझ रहे थे, तो उन्होंने थोड़ी सी छोटी चीजों की बात की थी। लेकिन जब हम सिविलाइजेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो हमने बड़ी चीजों की बात की, हमने सिस्टम्स की बात की है। ये आप देखें ना, हमने कैन इंडिविजुअल अडॉप्ट डिफरेंट कल्चर थ्रू सोशलाइजेशन एंड ट्रेवलिंग, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे होता है। अच्छा, यहां पे हमने लॉ की बात की, वहां पे अगर बात करेंगे तो जुडिशियल सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पे मॉरल्स की बात करेंगे, वहां पे जब बात करेंगे तो सोशल सिस्टम की बात करेंगे। अब इनके जो एलिमेंट्स है ना, वो भी सबसेट्स हैं उनके एलिमेंट्स के। ये भी एक थोड़ा सा हमें यहाँ पे फर्क नजर आता है। अच्छा, ये पे बहुत ज्यादा एक टेक्निकल हो रही है चीज, आप इसको ना बस सिंपल रखिएगा, इसमें इतना ना, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इसको सिंपल ही रखूं, क्योंकि ये इस्लामियात के पेपर में ना इतना नहीं एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता कि आप कल्चर की बहुत ज्यादा कोई आला डेफिनेशन दें। बस आपने कल्चर की डेफिनेशन याद की, उसके एलिमेंट्स याद किए, उस पे जो है ना उसके एलिमेंट्स पे थोड़ी सी बात कर ली, दैट्स इट। अच्छा, अब हम एक और डेफिनेशन देखते हैं, मौलाना मौदूदी की। मैंने यही डेफिनेशन याद की, और इस पे मैंने बकायदा मौदूदी साहब की किताब पढ़ी थी। और इनको आप ना, मैं तो बोलूंगा, मैं भी यही बोलूंगा, आप इसी डेफिनेशन को याद कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके जो रिकमेंडेड बुक हैं, ठीक है, उनके ऑथर भी हैं, और इन्होंने को इस तरह डिफाइन किया हुआ है, वरना सिविलाइजेशन की भी आपको बेतहाशा डेफिनेशन मिल जाएंगी। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है ना, आपको इसलिए काम आएगी क्योंकि ये एफपीएससी ने जो बुक रेकमेंड की है उनके ऑथर है, और वो सिविलाइजेशन को इस तरह डिफाइन करते हैं। और ये बड़ी जामिया डेफिनेशन है। आप बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे सिविलाइजेशन की, लेकिन इससे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ना मुझे, मतलब डेफिनेशन या उसके एलिमेंट्स को डिफाइन करते हुए मुझे और कोई ऑथर नहीं मिला। ठीक है, मैंने वैसे इतने ऑथर्स को पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी या ऐसे कोई मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन मुझे इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छी लगी। ये क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन इज 5 थिंग्स बेसिकली। सही, ऐसा कुछ कह रहे थे सिविलाइजेशन, मैंने कॉपी गलत कर दिया। सिविलाइजेशन इज बेसिकली 5 थिंग्स, अदर्स आर जस्ट लीव्स एंड ब्रांचेस। अच्छा, लीव्स एंड ब्रांचेस वो किसे कह रहे हैं, फूड को, आर्ट को, आर्किटेक्चर को, इन्वेंशन को, एग्रीकल्चर को। कुछ लोग बोलते हैं कि ये भी सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो ये हम इसको मान लेते हैं कि ये सिविलाइजेशन का हिस्सा है। लेकिन मेन चीज क्या है, मेन चीज ये 5 चीजें जो यहाँ लिखी हुई है ना, ये असल में सिविलाइजेशन है, और बाकी चीजें सिविलाइजेशन के बस छोटे छोटे हिस्से हैं। ये मेन पिलर्स हैं जो किसी भी सोसाइटी की सिविलाइजेशन को डिफाइन करते हैं। एक ना मुझे बहुत कंफ्यूजन हुई थी ये टॉपिक पढ़ने में, कि एक तो डेफिनेशन इतनी ज्यादा थी कि भाई एक बिल्कुल ही एक तरीके से सिविलाइजेशन को डिफाइन कर रहा है, एक बिल्कुल ही अलग तरीके से सिविलाइजेशन को डिफाइन कर रहा है। मैं एक इंजीनियर था, मैंने नर्स से इंजीनियरिंग की है। तो हम तो मतलब वहां पे क्या करते थे, वहां पे बस 90% ऑफ द टाइम्स जो है ना, हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते थे या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग इस तरह की डिबेट में नहीं जाते थे कि यार इसको इस तरह भी समझा जा सकता है, इसको इस तरह भी समझा जा सकता है। मैं चाहता था ना थोड़ी सी क्लैरिटी आए उस चीज में, कि भाई ये बात कह रहे हैं तो क्या क्या है। ठीक है, तो कल्चर और सिविलाइजेशन को पढ़ने में ना मुझे इस चीज में मतलब बड़ी मुश्किल आई कि भाई असल में डेफिनेशन सही कौन सी है। तो फिर इसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला, मैंने देखा कि जो एफपीएससी ने ऑथर्स रेकमेंड किए हैं उनमें जो है ना, वो कल्चर को कौन कैसे डिफाइन कर रहा है। तो 2-3 ऑथर्स थे, जिसमें सबसे ज्यादा जामे डेफिनेशन मुझे जो लगी वो मौलाना मौदूदी की लगी। ठीक है, और वो ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। उन्होंने, जो बाकी लोग जो है ना वो फूड, आर्ट और आर्किटेक्चर पे जो है ना, कुछ वेस्टर्न ऑथर्स थे, उसको लेके भाई वो कह रहे थे हाँ ये जो है ना वो सिविलाइजेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, या वो फिर और बहुत सारे मटेरियल, नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, इस तरह फिर वो उससे जाके सिविलाइजेशन को डिफाइन करा रहे थे। लेकिन वो जो है ना, मतलब आप
करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका इसलिए ये डेफिनेशन जो है ना थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आपको हेल्प इसलिए भी करेगी क्योंकि जो पीछे आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं ना, वो यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहे हैं। एक तो ये भी फायदा। हाँ, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता खटकता रहता है क्वेश्चन से सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी सुप्रीम कोर्ट से। सब एक सेकंड, क्या एक क्वेश्चंस आ गए, कैन इंडिविजुअल अडॉप्ट कल्चर? हाँ, ये तो मैंने बोला था कि कर सकते हैं। वी बीइंग मुस्लिम्स फॉलोइंग हिंदू रिचुअल्स एट आवर वेडिंग व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ इफेक्ट्स ऑफ सराउंडिंग कल्चर। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। समहाउ वी हैव अडॉप्टेड वेस्टर्न कल्चर ऑलरेडी। बिल्कुल, ये हम पे इम्पैक्ट है। इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी सो कीप इट सिंपल। अच्छा उमर, सर आपने डेफिनेशन को पॉइंट्स में लिखा है, क्या हम भी पेपर में इस तरह डेफिनेशन लिख सकते हैं? यार नहीं, डेफिनेशन अभी देखे ना मैंने, ये वाली जो डेफिनेशन लिखी थी ये पॉइंट्स में नहीं थी, ये इस तरह थी। सही है, मतलब प्रॉपर एक काइंड ऑफ शॉर्ट पैराग्राफ की फॉर्म में थी। और यहाँ पे हाँ पॉइंट्स, इसको आप लिख लें, आप पॉइंट्स में लिख लें। मतलब एज सच कोई कॉन्सेप्ट को डिफाइन, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने दोनों तरीके से जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन किया हुआ था। टू राइट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, हाँ बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव ही है ये डेफिनेशन जो मैंने आपको यहाँ पे शो की है। अच्छा, चलें इस पे वापस आते हैं। अभी कौन से मौलाना मौदूदी किन को कह रहे हैं कि ये 5 एलिमेंट्स जो है ना वो आपकी सिविलाइजेशन बेसिकली डिफाइन करते हैं? वर्ल्डली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, आपका जो दुनियावी कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इस्लाम का क्या दुनियावी कॉन्सेप्ट है? इस्लाम का दुनियावी कॉन्सेप्ट है कि दीन और दुनिया को साथ लेके चलो। इसका प्रूफ हमें कहां से मिलता है? नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना हमें, मैंने बहुत सारी हदीस हैं, बहुत सारी कुरानिक वर्सेस हैं, मैंने एक कुरानिक वर्स लिया और बाकी हदीस दो तीन ली हैं जो ये चीज को प्रूफ करती है कि इस्लाम का वर्ल्डली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ क्या है। फिर का क्वेश्चन है, चेकर को ऐसा ना लगे कि इसने बस जान छुड़ाई है, अपनी भी नहीं छुड़ाई। हाँ, ये अहमद क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? तब तक अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर रेफरेंस टू मौदूदी इज फाइन। बिल्कुल बेहतरीन रेफरेंस है मौदूदी का। और मैंने मौदूदी का रेफरेंस दिया था एग्जाम में, वो इसलिए दिया था क्योंकि एफपीएससी ने ये रेकमेंड किया हुआ है। अभी आप देख लें पॉइंट्स वाली बात को। हाँ अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, हाँ मैंने खुद भी रेफरेंस दिया था और इसलिए दिया था क्योंकि एफपीएससी ने ये राइटर रेकमेंड किया, ऑथर रेकमेंड किया। ठीक है, तो आप दे देंगे। और ये तो ज्यादा मतलब अच्छी बात है कि अगर आप मौदूदी साहब का रेफरेंस, क्योंकि मतलब एग्जामिनर ने ये, मतलब एफपीएससी ने ये रेकमेंड किया है ना ऑथर। अगर आप चले डॉक्टर जाकिर नाइक का रेफरेंस देते तो हो सकता है कि उस पर उनका कोई बायस्ड ओपिनियन हो। इन पे तो नहीं होना चाहिए ना, इनको तो रेकमेंड कर रही है एफपीएससी। ठीक है, अच्छा, वर्ल्डली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ हमने समझ लिया। ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये भी एक मेन पिलर है सिविलाइजेशन का। अच्छा, अब ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स कैसे होती है? हमने पिछली एग्जांपल पढ़ी थी यहाँ पे, ये जो है किस तरह सक्सेस की डेफिनेशन जो है ना वो कल्चर्स में डिफरेंट हो रही है, किस तरह रोल ऑफ एल्डर्स जो है ना वो कल्चर में डिफरेंट है, किस तरह कलर्स जो है ना वो अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं दोनों कल्चर्स में। क्यों ऐसे दे रहे हैं? क्योंकि कस्टम्स और नॉलेज और हैबिट्स का इन्फ्लुएंस है। किन पे इन्फ्लुएंस होता है? लोगों पे इन्फ्लुएंस होता है। इस तरह वो ट्रेन होते हैं। बेसिकली यहां पे ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, तीसरा क्या पिलर है? फंडामेंटल बिलीव्स। फंडामेंटल बिलीव्स मिलके एक सिविलाइजेशन को फॉर्म करते हैं, ये उसका मेन पिलर है। फंडामेंटल बिलीव्स पे जब आप बात करेंगे तो किन पे बात करेंगे? आप इबादत और उस पे बात कर लेंगे, बिलीव्स पे, मेजरली बिलीव्स पे, कुछ हिस्सा इबादत का भी आप उसमें शेयर कर देंगे। ठीक है, और बिलीव्स कौन से हमारे? ईमान मुफस्सल आपको याद है तो बस उसमें से आपके सारे बिलीव्स निकल आए। ठीक है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल कद्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासित आदम। ठीक है,
बिलीफ इन अल्लाह, बिलीफ इन एंजल्स, बिलीफ इन हिज बुक्स, हिज मैसेंजर्स, हियर आफ्टर, डेस्टिनी, और इबादत पे कुछ आप थोड़ी सी डिस्कशन कर ली। ठीक है, तो ये आपका बिलीफ सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इस्लाम को जब हम या किसी भी सिविलाइजेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो उनके 5 पिलर्स हैं, जिसमें से 3 हमने डिस्कस कर लिए कि उनका वर्ल्डली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ क्या है, ये उसकी सिविलाइजेशन को डिफाइन करता है। उसकी ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स किस तरह हो रही है, ये इसका मेन पिलर है। उसकी फंडामेंटल बिलीव्स क्या हैं, ये अगेन एक मेन पिलर है। चौथा मेन पिलर क्या है, एम इन लाइफ, उसकी जिंदगी का बेसिकली मकसद क्या है। ये पॉइंट 1 से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन मौदूदी साहब ने इसको अलग रखा है, और इसका फर्क भी है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा है, वो ज्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पे बात कर रहा है। अच्छा, एम इन लाइफ, इस्लाम में एम इन लाइफ क्या है, इबादत। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, सिर्फ इबादत है। कुरान की आयत भी है। हाँ, मतलब उसका मफहूम यह है कि हमने सिर्फ तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इससे जो है ना, कुछ लोग ये कॉन्सेप्ट लेते हैं कि बस हमें नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा कर लिया, या जिक्र करने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा कर लिया। ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं है। इबादत का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। इबादत का इस्लाम में मकसद ये नहीं है कि आप वर्शिपर बनो। इस्लाम में इबादत का मकसद है कि आप स्लेव बनो, आप गुलाम बनो। किसके गुलाम बनो, अल्लाह के गुलाम बनो। और गुलाम बंदा जो होता है ना, गुलाम जो बंदा बनता है, वो किस तरह बनता है, वो सिर्फ तब नहीं बनता जब वो नमाज पढ़ने जा रहा है, तब वो वर्शिप कर रहा है। ठीक है, गुलाम कब बन रहा है बंदा, अभी जैसे ये हम बैठे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, या इसको हम थोड़ा और ब्रॉडर एस्पेक्ट में करें कि जो 24 घंटे हैं उसमें हम अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। अगर वो हम अल्लाह के अहकाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम पे पैगामात पहुंचाए हैं, अगर हम उसके मुताबिक गुजार रहे हैं तो हम अल्लाह के गुलाम हैं। मतलब थ्रू आउट जो है ना, हमें उस चीज का या तो सवाब मिल रहा है तो गुनाह मिल रहा है। किसी ने हजरत अली से पूछा था कि आप कितनी देर इबादत करते हैं, उन्होंने बोला कि मैं दिन में 24 घंटे इबादत करता हूँ। तो बंदा हैरान हो गया कि आप 24 घंटे कैसे इबादत कर सकते हैं। उन्होंने बोला, मैं सोता हूं तो मैं सुन्नत तरीके से सोता हूं, मैं कोई भी काम करता हूं तो वो सुन्नत तरीके से करता हूं, अगर मैं किसी को चीज को छोड़ता हूं तो वो दीन के लिए छोड़ता हूं। अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और आप उस पर गुस्सा निकालने पे कादिर भी हैं, और आप गुस्सा नहीं कर रहे, ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है कि गुस्से को पी जाना ज्यादा बेहतर है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप स्लेवरी कर रहे हैं, किसकी, अल्लाह ताला की। ठीक है, मतलब आप इबादत के अलावा भी अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं। ठीक है, तो ये स्लेवरी कि हर वक्त आप दीन को फॉलो करें। ठीक है, दीन को फॉलो आप सोते हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सुन्नत सोने का तरीका है, आप उस तरीके से सोए। ठीक है, आपने पानी पिया, आपने उस तरीके से पिया। ठीक है, इसके मेडिकल बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, लेकिन आपकी नीयत क्या है, इस्लाम को फॉलो करना। ठीक है, तो 24 घंटे फिर जो हजरत अली वाली बात थी वो इस तरह प्रूफ होती है कि आप हर चीज जो है ना वो सुन्नत तरीके से करो। जाहिर सी बात है, हम ये थोड़ी सी ओवरवेलमिंग बात लगती है, हम शायद ना कर सकें, और बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए करना, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, फलात इज अ मल्टी फैसेटेड कॉन्सेप्ट। मैं एक सेकंड चार्जर लगा लूं। अच्छा, इसके बाद जो फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, या सबसे कॉम्प्रिहेंसिव पिलर है सिविलाइजेशन का, वो है सिस्टम्स। ऊपर भी आप जो डेफिनेशंस देखेंगे ना, उसमें आपको नजर आएगा कि सिस्टम्स को लेके उन्होंने डेफिनेशन, मतलब सिविलाइजेशन की बनाई है। देख लें, फॉलो इस्लाम द बाजार नॉट जस्ट इन द मस्जिद, बिल्कुल सही बात की आपने सुलेमान। अच्छा, civilization is the social order promoting cultural creation. It is a complex of, yeah, it is a mixture of political, economic, social, and cultural institutions. Yeah. Civilization is a set of characteristics, economic, social, political, that define a society over a long period. तो इन दोनों में जो है ना वो सिस्टम्स की ही बात की गई है, अगर आप इसको थोड़ा गौर से समझें और देखें और पढ़ें। और इन 5 जो पिलर्स जो मौलाना मौदूदी ने डिफाइन किए हैं, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर मैं कहूंगा वो सिस्टम्स का ही है। और अगर आप
इन चार चीजों को उस तरीके से ना भी इंक्लूड करें ना, तो सिस्टम से वो चीजें आ जाती हैं ऑलमोस्ट। लेकिन चले उन्होंने अलग रखा है, हम अलग ही रखेंगे। अच्छा, इसका ना मैंने एक निमोनिक बना लिया था, WTF AC। वर्ल्डली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल, F से फंडामेंटल बिलीफ, A से एम इन लाइफ, C से कलेक्टिव सिस्टम। मुझे बस ये याद बैठ गया था, WTF AC। तो इस तरह जो है ना, मैंने ये बस डेफिनेशन याद कर ली। ठीक है, अच्छा अब हम आगे देखते हैं वर्ल्डली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। देखिए बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना, कलेक्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं बड़ा डिटेल में। एम इन लाइफ, हम इस कॉन्सेप्ट को, सूरह काफिरून की तफसीर को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फंडामेंटल बिलीव्स, ये मैंने आपको बोला है कि मैं इसमें नोट्स दे दूंगा। ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स अभी हमने डिस्कस किया। वर्ल्डली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, ये एक ऐसी चीज थी जो कि हमने मतलब इस तरह अपने स्लाइड्स पे नहीं की हुई, बाकी सब हम पहले कर चुके हैं। वो या कर चुके हैं, या मैंने आपको उसका बोला है कि नोट्स दे दूंगा एक पॉइंट्स पे ना उसके। तो वर्ल्डली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ हम देखते हैं कि इस्लाम में क्या, जो मैंने आपको बताया था कि मैं प्रूव करूंगा कि ये मेंटेनिंग अ बैलेंस की बात करता है। एंड दोज हु व्हेन दे स्पेंड आर नाइदर एक्सट्रावेगेंट नॉर माइजरली, बट आर एवर बिटवीन दैट, जस्टली बैलेंस। यहाँ पे भी बैलेंस की बात आ गई। जब आप अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, ना वो कंजूस होते हैं, ना वो फजूल खर्च होते हैं। ठीक है, ये सूरह फुरकान में है। इसी तरह एक हदीस है, ओ हंजला, देयर इज अ टाइम फॉर दिस एंड अ टाइम फॉर दैट। ये जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली थी ना, सहाबा जो थे हजरत हंजला रजी अल्लाह अन्हु, तो वो उनको ये बताना चाह रहे थे कि इबादत का भी वक्त है और दुनियावी कामों का भी वक्त है, तो दोनों में जो है ना वो बैलेंस क्रिएट करो। यहां पे भी इस्लाम बैलेंस की बात कर रहा है। द प्रॉफिट Muhammad sallallahu alaihi wasallam made a supplication. Oh Allah, set right my religion, which is the safeguard of my affairs, and set right my worldly life, wherein is my living, and set right my hereafter, on which depends my afterlife. तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में भी, वो जब खुद अपने लिए भी दुआ करते थे, तो वो दुनिया को भी मांगते थे, दीन को भी मांगते थे, और आखिरत को भी मांगते थे। मतलब बेसिकली वो दीन को भी मांग रहे हैं और दुनिया को भी मांग रहे हैं। दीन में दुनिया के अंदर रिलीजन भी आ गया, और आखिरत तो ऑब्वियसली आ। ठीक है, तो अगेन हमें यहां से क्या नजर आता है, एक बैलेंस नजर आता है जो कि इस्लाम हमें मेंटेन करवाता है। और उसके अलावा मैंने आपको वो तो बताई ही है, ये क्या नाम है, पिछली स्लाइड में बता रहा था, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट हो रहा है इबादत में, इसको दुनिया की भी क्या नाम है फिक्र करनी चाहिए। ठीक है, उस पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि नहीं, या तुम अपनी बीवियों को भी टाइम दो, तुम अपने कामों को भी टाइम दो। ठीक है, यहां पे भी हमें एक ऐसी हदीस नजर आती है, इंडीड योर लॉर्ड has rights upon you, and your body has rights upon you. You and your family has rights upon you. So give everyone their due right. अच्छा, ये पूरी हदीस भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। मुझे याद आ रहा है कि ये कोई सहाबा आए थे हुजूर अकरम बल्कि नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबिया ने ये कंप्लेन की थी कि मेरे शौहर जो है ना वो कोई एक्सेसिव इबादत करते हैं। तो फिर उन्होंने क्या नाम है उनको फिर थोड़ी सी इस तरह तनबी की थी। खैर मुझे पूरी हदीस अभी एग्जैक्ट कोई याद नहीं है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। उसी का ये हिस्सा है, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोला कि तुम्हारी बॉडी का भी तुम पर राइट है, मतलब उसका भी ख्याल रखो, तुम्हारी फैमिली का भी तुम पे राइट है, उनका भी ख्याल रखो, इसी तरह तुम्हारे खुदा का भी तुम पे राइट है, उनका भी ख्याल रखो। तो उन्होंने अल्लाह के राइट्स के साथ साथ लोगों के भी राइट्स बताए, जो कि उनकी फैमिली थी, उनकी बीवी थी, और उनकी अपनी बॉडी। ठीक है, तो इसके अलावा भी मैं आपको 10 अहदीस कोट कर सकता हूं जिसमें इस्लाम एक बैलेंस मेंटेन करने की बात है। ठीक हो गया? तो आपका 20 नंबर का भी सवाल है ना, अगर सिविलाइजेशन एंड इट्स एलिमेंट्स पे, ठीक है, तो आप अटेम्प्ट कर जाएंगे, आप कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार इस पे आप जितना लिखना चाहे ना आप लिख लें। ये कलेक्टिव सिस्टम्स पे, सिस्टम तो हमने पूरे पूरे पढ़े हुए हैं। ठीक है, उनके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस आप इसमें यही बात करेंगे ना, डिपेंड करता है कि सवाल किस तरीके का है।
इस पे तो आप बहुत सारी बात कर सकते हैं। और इस तरह बाकी के जो चीजें हैं वो भी इसी इसी तरीके की। अब हम इस पे आ जाते हैं, रोल ऑफ सिविलाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड कम्युनिटी। अच्छा, इसके बाद जो है ना, अगर थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि आपसे वो डेफिनेशन पूछ लो और थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट भी दे दे। जो चैप्टर 5 है ना, उसमें जो पार्ट 1 है, ठीक है, मैं पता नहीं कौन सा कोई बहुत पुराना पेपर देख रहा था, उसमें जो है ना इम्पैक्ट ऑफ सिविलाइजेशन भी देखा था। इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन ऑन अपना वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और हमारे सिलेबस में भी शायद चैप्टर 5 में ना ऐसे कोई क्वेश्चन है, तो वो भी हम करेंगे। उससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखें, अभी आपने ना डेफिनेशन समझी है, ठीक है, उसमें मैंने एग्जांपल्स देने की कोशिश की और आगे जो है ना वो और एग्जांपल्स आ रही हैं। ठीक है, और जब हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे ना तो और ज्यादा प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देख लेंगे। आज मैंने इसको इसमें इसलिए नहीं इंक्लूड किया कि एक पूरा चैप्टर हम आज कवर कर रहे थे और वो फिर इसका हिस्सा बन जाता तो फिर थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाता और थोड़ा सा समझना फिर काम आता, इसलिए मैंने इंक्लूड। अच्छा, अब ये हम जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि आपने चीजें करनी है, सिर्फ हम एग्जांपल्स देख रहे हैं। ठीक है, आपको बस एक तरीके से चेक हो जाएगा कि आपको समझ भी आ रही है चीजें या नहीं। अब वर्ल्डली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, इसका टॉपिक है द रोल ऑफ, ये आपके सिलेबस के अंदर हेडर है। कहाँ पे है मैं दिखाता हूँ इसे। ये रहा, द रोल ऑफ सिविलाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड कम्युनिटी। सिविलाइजेशन का क्या रोल है ह्यूमन पर्सनैलिटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट पे। ठीक है, बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर एक बंदा किसी सिविलाइजेशन में जाके रहता है तो उस पे क्या उसके असरात पड़ते हैं। बस दैट्स इट। अगर आप जाके वेस्टर्न सिविलाइजेशन में रहें तो उस पे आपके क्या असरात पड़ेंगे। अगर आप जाके इस्लामिक सिविलाइजेशन का हिस्सा बन के रहें या इस्लामिक कल्चर का हिस्सा बन के रहें तो उस पे आपके क्या असरात पड़ेंगे। दैट्स इट, ये सवाल है। ठीक है, इसी तरह एक कम्युनिटी पे एज अ होल क्या असरात होते हैं किसी भी सिविलाइजेशन। सर, इस्लामिक के पेपर में इस्लामिक टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सेट्रा, क्या इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ये थोड़े एनालिटिकल होते हैं उसमें फिर, अब वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है ये सवाल। सही है, तो कि आप किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पाकिस्तान के एस्पेक्ट में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसको जो है ना कल की जो क्लास, अगर आप लोग की दोपहर में क्लास नहीं हुई, मैं पूछ लूंगा मैडम अर्शिया से। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन हम कल करने लगे हैं जिसमें सिविल सर्वेंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मतलब उनको किस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन हम करेंगे कल, जो कि आपका ही बेसिकली क्वेश्चन है। इसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन वो उससे भी आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह अटेम्प्ट करना है। लेकिन आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो इम्प्लीमेंट आप फिर भी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वहां पे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको इस तरह अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे कि हर कोई, हर जो वो उस नॉलेज का एस्पेक्ट है वो उस क्वेश्चन को हिट करे। ठीक है, अप्लाइड नेचर के पूछ सकते हैं, हाँ पूछते हैं, पूछते हैं। ठीक है, कल हम वो जो इंशाल्लाह अगर क्लास होती है हमारी दोपहर में तो वो हम क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल। ठीक। अच्छा चलिए जी, इस पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी। वर्ल्डली हम करने क्या लगे हैं, बेसिकली रोल ऑफ सिविलाइजेशन देखने लगे हैं, मतलब इम्पैक्ट ऑफ सिविलाइजेशन ऑन एन इंडिविजुअल एंड ऑन ए कम्युनिटी। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा सा बॉदर कर रहा है इतना बड़ा टाइटल, तो हम देखने लगे हैं सिविलाइजेशन का एक फर्द पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा जी, देख, अब सिविलाइजेशन की तो हमने डेफिनेशन समझ ली है। तो हम क्या करेंगे, उसके जो एलिमेंट्स हैं जो कि मौदूदी साहब ने डिफाइन किए हैं, और अगर आप पे आज आपके पास आ जाए ना ये सवाल कि भाई आप ये बताएं कि वो किस तरह इंडिविजुअल और कम्युनिटी को अफेक्ट करती है सिविलाइजेशन, तो आपने क्या करना है, उस सवाल को किस तरह अटेम्प्ट करना है। ये चले, आप मुझे बताएं कि आप किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, मैं तो अभी आपको बता दूंगा कि सवाल आ गया है कि
रोल ऑफ सिविलाइजेशन इन ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है, तो इसको आप इस तरह अटेम्प्ट करेंगे। 2 लाइनों में बता दें, मतलब क्या उसमें बेसिकली क्या उसमें आप बताएंगे। सर क्लास कन्वीनियंट टाइम पे रखिएगा, एक्चुअली 3 बजे ट्यूशन पढ़ाना होता है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। नहीं मतलब कन्वीनियंट टाइम मेरे हिसाब से तो 4 से 5:30 बजे का मैंने सोचा था कि टाइम रखूंगा, 4 से 6 बीच में नमाज पढ़ लेंगे हम। सवाल मेरा ये है, रोल ऑफ सिविलाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड कम्युनिटी। सिविलाइजेशन के इम्पैक्ट्स को डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल और कम्युनिटी पे। ठीक है, बस आप डायरेक्टली यही करेंगे कि सिविलाइजेशन को आपने उठाया और उसके बस इम्पैक्ट डिस्कस कर लिए दोनों पे। फिर कंपैरिजन करेंगे वेस्टर्न और इस्लामिक सिविलाइजेशन का, फिर बताएंगे कि बाद में कि इस्लामिक सिविलाइजेशन की ये इफेक्ट हुआ मुसलमानों पर। चले, वेस्ट की आप बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली क्यों वेस्ट की बात कर रहे हैं। यहां पे तो पूछा कि भाई सिविलाइजेशन का इंडिविजुअल और उस पर क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे। कंपैरिजन करेंगे वेस्टर्न और इस्लामिक सिविलाइजेशन का। इनकी कंपैरिजन का एज सच उमर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरह इन दोनों को क्यों कंपेयर करेंगे। इम्पैक्ट वाली बात तो आपकी सही है सर। फर्स्ट डेफिनेशन, आफ्टर दैट डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। हाँ अच्छा, ठीक है, ये मुझे कुछ सही लगा। सॉरी सर, जब पढ़ा नहीं तो कैसे कसया लगा, ये मुझे समझ नहीं आई। प्रेस आपकी बात इंट्रो, द इम्पैक्ट्स, सिविलाइजेशन को डिफाइन करेंगे, फिर इम्पैक्ट्स, एग्जांपल्स। सर कंपैरिजन से अच्छा अटेम्प्ट होगा। अभी ऊपर किसी ने बात की थी, मैं भी यही बात करने लगा हूं कि हम किस तरह करेंगे। हाँ टेबल बनाए या आप पैराग्राफ में करें, दोनों दोनों ही एक्सेप्टेबल है। ठीक है, मैं अगर इस सवाल को अटेम्प्ट करूं, मैं पहले सिविलाइजेशन को डिफाइन करूंगा, सही है, और फिर मैं ये बताऊंगा कि मेरे मुताबिक जो सिविलाइजेशन की डेफिनेशन है वो सबसे ऑथेंटिक मैं अल मौदूदी की मान रहा हूँ। मतलब ये लिखूंगा नहीं कि मैं द मोस्ट ऑथेंटिक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मी इज द डेफिनेशन ऑफ अल मौदूदी, लेकिन मतलब मैं इस तरह बात करूंगा कि इस्लामिक स्कॉलर अल मौदूदी उन्होंने सिविलाइजेशन को इस तरह डिफाइन किया है, और उन्होंने बताया है कि उनके 5 ये एलिमेंट्स है सिविलाइजेशन के। ठीक है, तो डिफाइन किया, उसके एलिमेंट्स बताए। अब जब मैं कंपेयर करूंगा ना इम्पैक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, तो मैं उनके जो एलिमेंट्स है ना, हर एलिमेंट का इम्पैक्ट बताऊंगा। इससे पता है क्या फायदा होगा। देखिए, आपने एग्जाम में क्या इंश्योर करना है कि आप रेलेवेंट रहें। कुछ ऐसी डेफिनेशंस होंगी, लेट्स से अगर किसी ने मैं इंस्टीट्यूट का नहीं नाम लेना चाह रहा, लेकिन मेरे टाइम पे ना, अभी मुझे नहीं पता कि आजकल क्या हो रहा है, लेकिन 2018 वगैरह के टाइम पे हो ये रहा था ना, ये जो इंस्टीट्यूट्स है ना, ये अपनी किताबें निकाल, हर इंस्टीट्यूट अपनी कोई किताब निकाल रहा था और वो विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट कर रहा था। और वो इतनी बुरी किताबें होती थी ना, मैंने कोई जब पहली दफा किताबें खरीदी थी तो कराची में उर्दू बाजार है, बहुत फेमस मार्केट है, पूरे पाकिस्तान में फेमस है। खैर, वहां मैं गया, मैंने 30,000 रुपए की किताबें खरीदी थी और मुझे वो किताबें कोई काम नहीं आई। ठीक है, हार्डली उसमें एक दो किताब जो थी ना वो अच्छी थी, जिस तरह इस्लामियात की चुगताई की बुक थी, उसने थोड़ा बहुत मुझे हेल्प किया था, थोड़ा बहुत। बाकी तो अब मैं बुरा अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन मुझे बिल्कुल काम नहीं है। ठीक है, मतलब उनमें विकिपीडिया की कॉपी पेस्टेड चीजें लिखी थी और उन्होंने प्रूफ रीड भी नहीं किया था। मतलब आजकल तो चलो बंदा चैट जीपीटी इस्तेमाल करके अपनी किताबें छाप देता है, लेकिन फिर विकिपीडिया से तो आप कॉपी ना करो। तो अगर किसी ने इस तरह की चीजें जो है ना वहां से डेफिनेशन याद की हुई हो, और वो किसी ऑथेंटिक बंदे की भी ना हो उसमें जो एलिमेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन या कल्चर के जो एलिमेंट्स है ना वो ही पूरे ना हो सकता है कि 2 एलिमेंट किसी ऐसे ऑथर ने वो प्रॉपर डेफिनेशन भी नहीं की। वो उन्होंने बताया था कि भाई एक बेहतर सिविलाइजेशन जो है ना उसमें
जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा जो उसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है बिलीफ सिस्टम, और उसका क्या नाम है अपना, उसका खैर एक बिलीफ सिस्टम था और दूसरा एक और सिस्टम था। अब उसमें तीन चार चीजें उसने बिल्कुल हटा दी और किसी सिस्टम की बात ही नहीं की। तो वो क्या वो विकिपीडिया में जो आर्टिकल था वो सिर्फ उस वक्त उसके बेस्ट एस्पेक्ट पे बात कर रहा था। उस वक्त वो उसको ओवरऑल उस ऑथर तो ऑथेंटिक था, उस ऑथर ने उस सारी चीज में नहीं बात की हुई थी, सिविलाइजेशन को एज अ होल नहीं डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप ऐसी किताबों से तो ना ही पढ़े। अभी मुझे नहीं पता कि आप आती हैं या नहीं आती, लेकिन इस तरह की मुझे फिर चीज फेस करनी पड़ी थी। तो खैर इसलिए फिर मैं थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, वो 20,000 रुपए तो जाया गया। अच्छा, कोटेशन कर रहे हैं, कोटेशन से स्टार्ट करेंगे फिर इम्पैक्ट। यस सर, ऐसा ही है। गॉट इट सर। अकेडमी यू आर, नहीं यार अकेडमी तो अब मैं क्या बोलूँ, खैर कराची में नहीं है वो अकेडमी। अच्छा, तो मतलब उनकी किताबें कराची में आती हैं, अकेडमी कराची में नहीं, और बहुत फेमस अकेडमी है। तो मतलब मुझे पता है ना अभी, मैंने तो सीएसएस क्वालिफाई कर लिया, हमें भी अप्रोच कर रहे होते हैं लोग कि आप जो है ना वो किताब छाप दें। ठीक है, आप छाप दें किताब, आपको हम दे रहे हैं 2 हफ्ते का टाइम। अब 2 हफ्ते में जो किताब छापेगा बंदा वो कैसे छापेगा? मतलब कभी कभी तो ऐसे होता था जो हेडिंग थी ना उसके नीचे वो चीजें नहीं होती थी जो तब हेडिंग में बात पूछी गई है। तो खैर, अब करना तो ही चाहिए। गॉट इट, व्हाट अकेडमी नहीं हो सकती है। अच्छा, तो खैर अभी हम इस पे आ जाते हैं, द रोल ऑफ सिविलाइजेशन। हम क्या, हाँ जी, रोल ऑफ सिविलाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड कम्युनिटी। तो पहले मैं अपना इसमें डेफिनेशन दूंगा सिविलाइजेशन की, उसके एलिमेंट्स बताऊंगा और हर एलिमेंट का फिर मैं इम्पैक्ट बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको 2-2 मिनट में करते हैं भाई। वर्ल्डली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एक एलिमेंट है सिविलाइजेशन का, उसका इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट होगा और कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अ मुस्लिम एंटरप्रेन्योर रन्स अ हलाल बिजनेस विद ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। वर्ल्डली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ क्या है भाई? दीन और दुनिया को जो है ना वो आपने साथ चलाना है। तो एक एक इंडिविजुअल बंदे पे क्या इम्पैक्ट होगा जो कि एक बिजनेस चला रहा है? वो बिजनेस तो चला रहा होगा, ठीक है, वो बिजनेस चलाते वक्त सारे वो चीजों का ध्यान रखेगा जो कि इस्लाम में जायज करार दी गई और जिनके जिनके लिए मना किया गया, उन चीजों का ध्यान रखेगा। ठीक है, वो पैसे कमाने की तरफ भी जाएगा क्योंकि इस्लाम कैपिटलिज्म को इनकरेज भी कर रहा है, कैपिटलिज्म का जो अच्छा पार्ट है उसे इनकरेज भी कर रहा है, वो यहां से भी मोटिवेशन लेगा और वो अपना बिजनेस ऑनेस्टी और फेयरनेस से भी चलाएगा। ठीक है, और ये सब किस तरह वो क्यों कर रहा है इस तरह? क्योंकि अच्छा, वो सिर्फ जो है ना वो प्रॉफिट मेकिंग पे नहीं जाएगा जिस तरह कैपिटलिज्म कहता है भाई कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। अगर कोई लूप होल है ना सिस्टम में, ठीक है, जैसे सिस्टम जो है ना वो 8 साल के बच्चे को काम करने से नहीं रोक रहा, खैर चाइल्ड लेबर लॉज है लेकिन नहीं रोक रहा, लेकिन इस्लामिकली आपको लग रहा है यार इस पे ये जुल्म हो रहा है, ठीक है, या उसको वो फेयर वेज नहीं दे रहा। इस्लाम फेयर वेज के बारे में बात करते हैं, हमने पढ़ा भी है, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम में। अच्छा, अब वो उसको जो है ना वो 8,000 रुपए दे के काम करा रहा है, लेकिन मिनिमम वेज जो है ना वो 37,000 है। ठीक है, किसी भी बंदे को देने की, अब उसकी मजबूरी है, उसको बस खाने पीने को नहीं है, उससे 10,000 में काम ले रहा है किसी भी बंदे से। ठीक है, अगर वो इस्लामिक सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस लेगा तो वो ऐसा नहीं करेगा। हाँ, अगर वो वेस्टर्न सोसाइटी जो कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पे बात कर रही है और जो कि सिर्फ मतलब अगर उसका कोई कानून में ऐसा लूप होल है तो वो उस लूप होल का फायदा उठाएंगे। ठीक है, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हमें नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, ये इम्पैक्ट हम पे कहां से पड़ेगा? ये हमें इस्लामिक सिविलाइजेशन की वजह से किसी भी बंदे पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा। पड़ता है नहीं पड़ता वो अलग बात है, लेकिन पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल समझ आ गई कि एक मुस्लिम एंटरप्रेन्योर जो है वो दुनिया के लिए पैसे भी कमाएगा और उसको अपने बिजनेस को भी फेयरली चलाएगा ताकि उसको मतलब आखिरत में भी उसका रिवॉर्ड मिल सके। अच्छा, इसी तरह इस्लामिक गोल्डन एज। हाँ, अब पास से अगर हम एग्जाम्पल देखें ना तो हमें एक ऐसा दौर नजर आता है इस्लाम में जहां पे हमें अल ख्वारिज़मी मिले, हमें इब्नुल हैशम मिले, इस तरह के
बहुत सारे गजाली मिले, हमें इब्न खल्दून मिले, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमें स्कॉलर्स और साइंटिस्ट मिले जिन्होंने मतलब समझे कि वो उस जमाने के आइंस्टाइन और न्यूटन थे, ठीक है। तो हमें इस्लाम जो है ना वो साइंस में भी तरक्की करता हुआ नजर आया, और उसमें मॉरल डिग्रेडेशन भी उस तरह नहीं नजर आई, ठीक है। ये किसका इम्पैक्ट था? ये कम्युनिटी पे इम्पैक्ट है। किसका इम्पैक्ट है? सिविलाइजेशन के एक एलिमेंट का इम्पैक्ट इम्पैक्ट है। कौन से उसका? वर्ल्डली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ का, क्योंकि उनका वर्ल्डली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ ऐसा है कि आप दीन और दुनिया को साथ लेके चलो, ठीक है। इस तरह हमने बात कर ली। कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो पूछते जाइएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि अब हम समझ चुके हैं, अब इसकी सिंपल सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं। फंडामेंटल बिलीफ्स। अब जो बंदा कदर पे यकीन रखता है, आखिरत पे यकीन रखता है, जिसको अल्लाह के अल्लाह की वहदानियत पे यकीन है, तो वो दुनिया में मुश्किलात भी बर्दाश्त करेगा, वो तवक्कुल इख्तियार करेगा। ये इन सब चीजों का उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए वो तवक्कुल इख्तियार करेगा। यहाँ पे यही एग्जांपल दी गई है। पर्सन फेसेस चैलेंजेस विद पेशेंस ट्रस्टिंग इन अल्लाह प्लान। अगर अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और अगर आप किसी रिलीजन पे नहीं यकीन रखते, ठीक है, और अगर आपको आखिरत पे यकीन नहीं है, तो आपकी दुनिया बड़ी मिजरेबल होगी। तो दुनिया में जो तकलीफें आएंगी ना आप पे, वो आपको बहुत चुभेंगी। क्यों? क्योंकि आफ्टर लाइफ का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। अब रोजे में भूख क्यों बर्दाश्त करते हैं? क्योंकि यार थोड़ी देर में खाना खा लेंगे और उसका सवाब भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप वैसे करें, मतलब बाकी लोगों को बोले जिसका डाइट वाला प्लान ना हो, तो आप बोले कि यार ना खाओ तुम 8 10 15 20 घंटे, तो उनको लग पता जाता है, ठीक है। कुछ कंट्रीज ऐसे भी ना 20 20 घंटे का रोजा है, कि मुसलमान रख रहे हैं। अच्छा, अब कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है फंडामेंटल बिलीव्स का? फंडामेंटल बिलीव्स क्या है? फिर से मैं बता रहा हूं, सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और उस एलिमेंट का इंडिविजुअल और कम्युनिटी पे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अब जब हम हज अदा करते हैं ना, तो उससे एक सबसे बड़ा क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है ना वो यूनिटी का होता है, कि सारे मुसलमान एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होते हैं, सारे मुसलमानों की गैदरिंग होती है। ये मैसेज जाता है वेस्टर्न सोसाइटी को भी कि मुसलमान मुत्तहिद हैं। अब वो अलग बात है कि हम इंटरनली उस तरह नहीं मुत्तहिद, और उस तरह हम नहीं यूटिलाइज कर रहे अपनी क्या नाम है स्ट्रेंथ को और पॉपुलेशन को। लेकिन लेकिन ये हमेशा से हज हज का जो है ना ये इम्पैक्ट रहा है कि मुसलमानों में जो यूनिटी है वो आपको मतलब शो होती है, ठीक है। अगर आप ये भी ना हो शो हो, अगर मुसलमान ये गैदरिंग भी ना करें, तो फिर तो और ज्यादा डिग्रेडेशन आएगी। एटलीस्ट वो गैदर तो हो रहे हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ तो उस तरह शो हो रही है। इसी तरह जक़ात की अगर हम बात करें, जक़ात क्या इंश्योर करती है? हमने पढ़ा था पहले, इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करती है। ये इम्पैक्ट क्यों आया? इस्लामिक सिविलाइजेशन की वजह से आया, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लीजिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन आए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये बहुत सिंपल चीज है, इसलिए आपके पास क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, एम इन लाइफ। अब एम इन लाइफ का क्या जो मैंने आपको बताया था, इबादत का जो पर्सपेक्टिव था, हम एज अ गुलाम एक्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या इंपैक्ट आता है इंडिविजुअल पे? द अल्टीमेट एम इज टू वर्शिप अल्लाह एंड सीक हिज प्लेजर, ठीक है। स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू गेन नॉलेज एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, ठीक है। अब जो काम करें ना, मैं वैसे वैसे ये बात कर रहा हूँ, जो भी आप काम करें अगर आप नीयत सही कर लेना, तो वो ऐसे इबादत काउंट होगी। इवन आप अभी पढ़ रहे हैं, अगर आपकी ये नीयत हो कि अभी मैं हलाल रिस्क कमाऊंगा ये पढ़ाई या ये इल्म हासिल करके, तो ये एज इबादत काउंट होगी आप, ठीक है। तो स्टूडेंट जो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो भी एज अ वर्शिप काउंट होगी अगर उसकी नीयत ठीक। अगर उसकी नीयत है यार बस मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, याशियां करनी है, मुझे जो है ना एक बड़ी महंगी गाड़ी खरीद लेनी है, ठीक है, तो शायद वो इबादत ना काउंट हो। लेकिन इवन हलाल रिस्क के लिए भी मेहनत करना ना, इस नीयत से मेहनत करना, अभी जो आप पढ़ रहे हैं कि यार मैं हलाल रिस्क जो है ना वो कमाऊंगा, या अगर आपका सिविल सर्विस करने का एक ये भी एम है कि यार मैं लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करूँ, तो ये भी आपकी इबादत काउंट होगी। इसी तरह कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कम्युनिटी एज अ होल वुड बी फीलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल वर्क टूवर्ड्स बेटर। कम्युनिटी एज अ होल वुड फीलिंग would feel the responsibility
वर्किंग टुवर्ड्स बेटरमेंट। ठीक है, ये भी सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं लास्ट स्लाइड पर, कलेक्टिव सिस्टम्स। सिस्टम्स का क्या रोल है बीइंग एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ सिविलाइजेशन? उनका क्या रोल है, इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट किस तरह करेगा वो, और कम्युनिटी पे किस तरह इम्पैक्ट करेगा? इंडिविजुअल पे तो चले, अगर एक इंडिविजुअल को एक अच्छा सोशल सिस्टम मिलता है, एक अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम मिलता है, एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम मिलता है, एक अच्छा जुडिशियल सिस्टम मिलता है, ठीक है, मतलब एक काइंड ऑफ अ वेलफेयर सोसाइटी डेवलप हो जाती है, तो आपको जो मुसलमान मिलेंगे ना वो प्रोडक्टिव मुसलमान मिलेंगे। एक अच्छा सोशल सिस्टम होने का क्या मतलब है कि उसको अपनी बेसिक नीड्स का फर्क मतलब फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी के पास खाने को कुछ नहीं है तो ही बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि इस्लाम का सोशल सिस्टम हमें ये समझाता, ये पैगाम देता है कि आपने, जो लोग नहीं कमा पा रहे, जो लोग इस काबिल नहीं हैं, उनकी आपने एटलीस्ट ज़कात से तो मदद करनी है। तो जब उसकी बेसिक्स विल बी टेकन केयर ऑफ, तो वो मुसलमान ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। किस तरह, मैं बहुत सारी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि एक क्रिकेटर जो है ना, वो शायद बाहर उसके, अगर वो पाकिस्तान के बाहर है, किसी और कंट्री में है, लेट्स से न्यूजीलैंड में, कोई न्यूजीलैंड के साथ आज हमारा मैच था, खैर, तो न्यूजीलैंड में उसके ज्यादा बेटर चांसेस हैं एक क्रिकेटर बनने के। क्यों? क्योंकि उसको, ये ऑस्ट्रेलिया में है, उसको बेसिक वेलफेयर उसका मैनेज हो रहा है। ठीक है, अगर उसके पास जॉब नहीं है, तो आई थिंक जर्मनी में एक ऐसा क्राइटेरिया है कि आपको 600 यूरो मिलेंगे अगर आपके पास जॉब नहीं है। ठीक है, तो अगर उसको पता है कि यार अगर मैं जॉबलेस हूंगा तो मेरे चलो बेसिक नीड्स फिर भी मेरे क्या नाम है मैनेज हो जाएंगे, तो एटलीस्ट मैं अपने पैशन को फॉलो करूँ। अगर क्रिकेट का पैशन है तो मैं क्रिकेट को फॉलो करूँ। यहाँ पे ऐसे आपके पास इस तरह की नहीं अपॉर्चुनिटी। तो इंडिविजुअल ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे अगर आपके सिस्टम्स जो है ना वो बेटर। और एज अ सोसाइटी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उस पे यार आप हर किसी, वो जो सोशल सिस्टम है ना उसका एक एक, वो सॉरी, हर कोई जो एक एक सिस्टम है ना उसकी एक एक जो है ना इंपॉर्टेंस आप उसमें लिख दीजिएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएशन ऑफ वेलफेयर सोसाइटी लाइक द वंस इन द टाइम्स ऑफ फुल पैराशूट। ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो आई गेस आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। टॉपिक में इतना कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा डेफिनेशंस को समझना था। बाकी इम्पैक्ट्स थे इंडिविजुअल और कलेक्टिव, क्या इम्पैक्ट्स हैं इसके, वो आप खुद भी क्या नाम है लिख सकते हैं, क्योंकि इतना कोई ये मुश्किल है नहीं आई गेस। तो जैसे आपने बताया, इस्लाम कैपिटलिस्टिक कम्युनिकेशन की अच्छी बातों को सपोर्ट करता है। इस्लामिक सिस्टम तो इन दिनों सिस्टम, बट इस्लामिक सिस्टम्स तो इन दोनों सिस्टम्स से पहले से है, तो ये क्या कहना कि दोनों सिस्टम्स इस्लाम से इन्फ्लुएंस है, क्या ये सही होगा? यार ये फिर एक डिबेट है कि इसने सवाल पूछा अलीना। हाँ अलीना, ये एक डिबेट है फिर कि कितना कोई इस्लाम से इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे कहते हैं मैग्ना कार्टा, कहते हैं कि ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, या यूएन के कुछ इस तरह के रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और जो कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में बातें की थी, वो उनमें क्या नाम है इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंस थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे से? कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसको एम्पेरिकली प्रूफ करना ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से आप ये स्टेटमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही कम शायद किसी ने कोट किया हो, मैंने, मेरी नजर से नहीं गुजरा कि कैपिटलिज्म जो है ना वो इस्लाम की इन इन चीजों से इंफ्लुएंस होकर बना है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ना 1948 का, उसके बारे में कहा जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी खुतबा है जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी, वहां से ये इंस्पिरेशन लेता है। ठीक है, तो वहां पे क्योंकि ये बहुत ज्यादा कोट की जाती है, तो वहां पे फिर भी रूम है कोट करने का। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के लिए अ, ये इतना रूम लेना कि ये इस्लाम से इन्फ्लुएंस होके ऐसे हुए हैं, मेरे ख्याल से ये इज अ बिट फार फेच्ड, और ये आप ना स्टेटमेंट लिखते हैं एग्जाम में तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि एम्पेरिकल प्रूफ नहीं है ना हमारे पास कि ऐसा है या नहीं है।
या अगर है भी तो मेरी नजर से नहीं गुजरा। स्लाइड में शेयर कर दूंगा, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, या फिर आप अभी ताक रात इबादत करें। सिविलाइजेशन और कल्चर की डेफिनेशंस को समराइज करते हैं। अच्छा देखिए, पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि कल्चर जो है ना, वो एक सबसेट है सिविलाइजेशन। ठीक है। और कल्चर की जब आप बात करेंगे ना, तो आप कुछ छोटी चीजों की बातें कर रहे हैं। सही। और सिविलाइजेशन की जब आप बात करें तो आप बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं। बड़ी चीजें कौन सी? सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं जब हम सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। एम इन लाइफ की बात कर रहे हैं जब हम सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। और जब कल्चर की बात कर रहे हैं तो हम कौन सी छोटी चीजों की बात कर रहे हैं? देखिए, बिलीफ की बात कर रहे हैं, मॉरल्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ मॉरल्स की बात कर रहे हैं, वहां हम सोशल सिस्टम की बात कर रहे हैं। मॉरल्स सोशल सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है। इसी तरह यहां जब हम लॉ की बात कर रहे हैं, वहां हम जुडिशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है। और लॉ जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है। इसी तरह बेसिक ये कॉन्सेप्ट है कि कल्चर्स मिलके, या कल्चर्स जब एक लेवल पे पहुंचते हैं तो वो एक सिविलाइजेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है। अब इसको बहुत ज्यादा टेक्निकली आप ना देखें, आप सिर्फ इसको इस तरह की हद तक रखें, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं। ठीक है। इन पे तो बाकायदा चैप्टर्स हैं आपके, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इनमें बाकायदा चैप्टर्स हैं, सेक्शंस हैं इस पे ना। तो आप इसको इस हद तक रखें कि भाई कल्चर्स किस चीज से मिलके बनते हैं, या कल्चर किस चीज से मिलके, किन किन चीजों से मिलके कल्चर बनता है, किन चीजों से मिलके सिविलाइजेशन बनती है। इस हद तक रहें तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मतलब बेटर होगा। और कल की क्लास का फिर मैं आपको बता दूंगा, मैं पूछ लूंगा एडमिन से। So please differentiate between these terms asked in papers, critically analyzed, explain। हाँ, ये जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्टिंग पे एक रखूंगा ना लेक्चर, तो उस पे मैंने तो बताया हुआ है आपको कि क्वेश्चन अटेम्प्टिंग पे हम रख लेंगे। अब उसका देखते हैं कि क्या हम वो आपका टेस्ट लेने से क्या बाद में रखते हैं। ठीक है। तो तब मैं इन चीजों पे ज्यादा ज्यादा बेटर टाइम होगा उसको एक्सप्लेन करने का। हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ। इन पे हम डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, हम जब सही कह रहे हैं। यह टेस्ट मैं तो ईद से पहले लेना चाह रहा था, लेकिन मुझे, हाँ क्लास लंबी हो गई। लेकिन मुझे फिर बोला, कुछ स्टूडेंट से रिक्वेस्ट आई कि आप ईद के बाद रखें। हाँ, जैसे अभी परवा कह रही हैं, तो नो टेस्ट विदाउट लेक्चर्स। हाँ, तो इसलिए अब मैं फिर ईद के बाद इंशाल्लाह रखता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ईद के बाद रख। लेकिन आप ये इसमें थोड़ा रिलैक्स मोड पे नहीं चाहिएगा। भले से ईद है, और अगर आप सीएसएस एस्पिरेंट है तो यार मतलब ठीक है, ईद के दिन में तो एंजॉय कीजिएगा, लेकिन अभी जो वो 10 दिन है ना ईद से पहले, इनमें अपना थोड़ा एफर्ट डालते रहिएगा। अच्छी तरह प्रिपेयर करके देंगे सर। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ईद तक। हाँ, इंशाल्लाह 3 एक क्लासेस और हैं और फिर हो जाएगा। बाकी जिनके नोट्स देने हैं वो तो मैं नोट्स दे दूंगा आपको। चले, मैं ऐसे करता हूँ कि कल ना, आपको लेक्चर्स अवेलेबल करा देता हूँ 3 दिन के लिए एडमिन से बात करके। लेकिन पहले मैंने सोचा था कि एक इंडिविजुअल टेस्ट रख लें, मतलब किसी एक क्वेश्चन का टेस्ट रख लें, लेकिन अब हम पहले ग्रैंड टेस्ट कर लेते हैं। फिर ऐसे करेंगे कि उसमें उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे, किसकी क्या गलतियां हैं, किसकी क्या गलतियां नहीं है। और उसके बाद देखते हैं कि टेस्ट रख लेंगे तो वो
फिर बेटर हो जाएगा, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलतियां क्या हैं। फिर आप थोड़ा सा सही से अटेम्प्ट करेंगे तो वो फिर ज़्यादा हेल्पफुल हो। हाँ हाँ, तो अभी प्रेपरेशन आप ईद के बाद भी टेस्ट है तो उसमें आप लेक्चर की ड्यूरेशन ज़्यादा कीजिएगा, ये मुझे समझ नहीं आया। टेस्ट चेक टेस्ट तो पूरे सिलेबस से होगा। हाँ हाँ, लिंक्स में सेंड कर दूंगा सारे लेक्चर्स को इंशाल्लाह। अच्छा उसके मेरे पास जो, चले वो मैं एडमिन से बात करके इंशाल्लाह देख लें। ठीक है, मैं हाँ एडमिन से बात कर लूँ कि उनकी क्या पॉलिसी है, मैं आपको फिर शेयर कर दूँगी उस हिसाब से। नंबर मैं शेयर कर दूँगा, इसलिए आप पे कर। चलें जी। अब कल का फिर मैं एडमिन से बात कर लूंगा, और देखते हैं अगर अवेलेबल है कल दोपहर का टाइम तो इंशाल्लाह दोपहर को लेक्चर। ठीक, ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज।